वेलकम टू AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट ट्रेनिंग। तो इसमें हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन हम क्या क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको पता होगा। नाउ फ्रॉम क्लाउड पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज एन एंट्री लेवल ट्रेनिंग। मतलब आई एम नॉट एज्यूमिंग दैट यू नो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल। वो सारा हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा उसमें एक चीज मिलेगी जिसे हम कहते हैं नोट्स हैंडआउट। नोट्स हैंडआउट इज बेसिकली ऑल द स्लाइड्स दैट आई विल बी यूजिंग। उसमें कई बार कुछ में डायग्राम्स हैं, कुछ में स्क्रीनशॉट्स हैं कुछ चीज़ों के। तो वो सब आपको यहाँ पे स्लाइड में जो कुछ मैं यूज़ करूंगा थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग, ये आपको नोट्स हैंडआउट हार्ड कॉपी फॉर्मेट में मिल जाएगा। इफ़ इन केस आपने एनरोल नहीं किया तो शायद ना मिला हो, बट व्हेन यू एनरोल ये हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। व्हाट इज द एम फॉर दिस थिंग? द एम इज कि हम चाहते हैं कि जब आप ट्रेनिंग अटेंड करो तो आपका पूरा का पूरा फोकस लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग पे रहे, ना कि लिखने पे। ह्यूमन बींग्स हैव ओनली वन लैंग्वेज प्रोसेसर, तो अगर आप लिख रहे हो तो आप सुन नहीं रहे होंगे, राइट? तो नोट्स हैंडआउट में क्या है, ऑलरेडी आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी हार्ड कॉपी फॉर्मेट में। तो यूज दिस लाइक अ नोट्स। मतलब यू कैन स्क्रिबल एंड राइट योर स्टफ। जब आप इसको अटेंड कर रहे हो ट्रेनिंग को, तो इसमें जो भी आपको कंटेंट वो लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारा एक्सप्लेन करते वक्त कुछ चीज़ें ड्रॉ करूंगा यहाँ समझाने के लिए। तो इफ़ इन केस आपको कुछ ऐसा लगता है वर्थ नोटिंग डाउन, यू कैन डू दैट। वैसे काफ़ी लोगों का फीडबैक जो मेरे पास रहा है वो ये रहा है कि वो इसमें नोट्स में कस्टमाइजेशन करते हैं वीडियो देखते वक्त, बिकॉज एट दैट टाइम दे कैन पॉज इट। सो पॉइंट इज कि ये नोट्स हैंडआउट आप अपने साथ यूज कर सकते हो। इसमें आपको सारी डेफिनेशंस, सारे जो नोट वर्दी चीजें हैं वो सारी हमने इंक्लूड की हुई हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट वन लैब वर्कबुक। तो ये जो नोट्स हैंडआउट है इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी कुछ चीज़ों की, लॉजिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह वो वाला भी। बट दिस लैब वर्कबुक इज प्योरली फोकस्ड ऑन लैब्स। तो इधर आपको स्क्रीनशॉट्स और सारे लैब्स के मिल जाएंगे। तो जितनी भी लैब्स मैं थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग कराऊंगा वो सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरली, कि स्टेप 1 ये करना है, फिर स्टेप 2 ये करना है, 3 4 ये करना है, ये सारा का सारा प्रोसीजरली आपको इस लैब वर्कबुक में मिल जाएगा। नाउ व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू यूज दिस लैब वर्कबुक, ये आप यू कैन यूज दिस टू फॉलो अलोंग एंड डू प्रैक्टिकल्स जब आप करना चाहो। तो इसका फोकस लैब्स करने पे ही रहेगा मैक्सिमम। इसमें आपको मिनिमल कोई थ्योरी की एक्सप्लेनेशन वगैरह मिलेगी, एंड ऑब्वियसली वी डोंट नीड दिस ऑन द डे 1। तो होगा ये कि थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग, ये 2 आवर्स की ट्रेनिंग रहेगी आपकी, 3 PM to 5 PM। तो ड्यूरिंग दीज 2 आवर्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग द concepts to you, I'll be showing the labs to you, and कुछ चीजें यहाँ ऐसी हैं जो मे बी फर्स्ट टाइम आप ग्रास्प ना करो। तो you might want to revisit the video and watch it again। कुछ चीजें हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स। तो जब भी आप लैब करो, काफी लोग लैब करते वक्त ऐसा कर लेते हैं कि एक साइड में मोबाइल पे या साइड वाले मॉनिटर पे वीडियो चला लेते हैं while they are doing their labs। बिकॉज दिस इज क्लाउड, तो AWS के ही इंफ्रा पे लैब्स रहेंगी। यू विल क्रिएट योर ओन अकाउंट विद योर ओन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, एंड उसके थ्रू आप लैब्स करोगे। कुछ क्वेश्चन लोगों का कॉमनली होता है कि यार लाइक क्या चार्जेस रहेंगे लैब वगैरह उस पे करने के। तो इफ यू फॉलो माय एडवाइस प्रॉपरली, तो आपका महीने का बिल शुड नॉट बी मोर देन लाइक 20 रुपीज to 50 रुपीज मैक्सिमम, ठीक है? इनफैक्ट मे बी इससे भी कम। तो जो सबसे महंगा खर्चा आपका इस पूरी ट्रेनिंग में आने वाला है वो है डोमेन परचेज करने का, ठीक है? इफ इन केस यू वांट टू डू द लैब्स जहां डोमेन परचेज करके कुछ करना पड़ रहा है, तो अगर आप डोमेन परचेज करोगे तो आई थिंक ये 200 से 300 रुपए का डोमेन खरीदा जाता है नॉर्मली, कोई 150 to 300 समथिंग। तो ये आपका सबसे बड़ा खर्चा हो सकता है लैब करने में। वो आपको अपना डोमेन लगाना पड़ेगा। इफ इन केस यू ऑलरेडी हैव, यू कैन यूज दैट एग्जिस्टिंग डोमेन।
इसके अलावा बाकी AWS इंफ्रा में कोई खास खर्चा नहीं आना चाहिए, लाइक बिकॉज व्हाट वी विल डू इज विल साइन अप फॉर अ फ्री टियर अकाउंट ऑफ AWS। तो उसमें फ्री टियर अकाउंट में कुछ चीज़ें आपको 1 साल के लिए फ्री होती हैं और कुछ चीज़ें लाइफ टाइम भी फ्री होती हैं। तो बिकॉज मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं वो सारी फ्री टियर वाले कैटेगरी में आ जाती हैं, तो ना के बराबर बिल आता है। जस्ट टू गिव यू ग्लिम्प्स इनटू व्हेन आई से AWS में मैनेज करना मतलब क्या, ये हम देखेंगे बाद में, ठीक है। आई शो यू हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑल, बट इफ यू लुक एट दिस इज माय अकाउंट एंड आई यूज इट फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस ओनली। तो अब जैसे यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी मेरा बिल भी कुछ खास नहीं आया है, राइट। इफ यू गूगल दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज 13-14 रुपए 12 रुपए कुछ ऐसा बिलिंग है। तो मेरे को नहीं लगता कि आपका भी बिलिंग आना चाहिए, जस्ट टू प्रूव द पॉइंट, ओके। तो इतना परेशान होने की कोई उसको लेके जरूरत नहीं है। यू कैन बी डूइंग ऑल द लैब्स एंड अब मतलब इतना 100 रुपए पूरी लैब में खर्च करने लायक तो मेरे ख्याल से सारे होने चाहिए, दोज हु आर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। सो दिस इज नोट्स हैंड आउट, दिस इज लैब वर्कबुक, ये हम यूज करेंगे। अच्छा, हम कुछ चीजें यहाँ पे पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको आती होंगी। व्हाट इज एज्यूम्ड? अ फ्यू ऑफ द नेटवर्क फंडामेंटल्स आर एज्यूम्ड, जैसे कि आपको पता होगा कि आईपी एड्रेस क्या है, टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, और ऐसी कोई और चीजें, राउटिंग क्या होती है, ठीक है। इफ इन केस आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको जो ये ट्रेनिंग आप जहां से अटेंड कर रहे हो वहां पे 5 वीडियोस हम असाइन कर देंगे आपको। वो 5 वीडियोस आई थिंक 2 आवर्स ईच रहेंगे, अप्रोक्स 10 घंटे का कंटेंट रहेगा। तो ये वाला आप 5 वीडियोस देख लेना। मेरे को ये आज ही नहीं चाहिए, मेरे को ये कल भी नहीं चाहिए आपकी क्लास के लिए, बट बिफोर आई जंप इनटू सम ऑफ द सबनेट्स या यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जिनमें मैं कुछ चीजें बिल्ड करूंगा, ये 5 वीडियोस आपने देखने हैं। तो यू हैव वेल अराउंड आई वुड से 15 days ऑफ टाइम टू वॉच दीज वीडियोस। इफ इन केस आपको नेटवर्किंग के कुछ भी फंडामेंटल्स याद नहीं है या पता नहीं है, तो आईपी एड्रेस क्या होता है, टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, या कई और छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं जो हमने वहाँ डिस्कस किए हुए हैं, वो भी नोट्स हैंडआउट में यहाँ इंक्लूडेड हैं। तो दोज हु हैव अटेंडेड CCNA ट्रेनिंग फॉर अस फ्रॉम अस, दे नो कि यहाँ पे आई विल कम बैक टू दिस, बट दिस स्लाइड नंबर 4 से आपके नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, कुछ टर्म्स जैसे नेटवर्क फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, रिडंडेंसी, स्केलेबिलिटी, ये वर्ड्स कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के भी हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन सम थिंग्स, कम्युनिकेशन कैसे होता है एंड ऑल, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। इनमें से दिस इज लाइक इट सेज हियर वी हैव इंक्लूडेड सम टॉपिक्स सो दैट you can be more comfortable and it contains more information than you need to know। तो कुछ एक्स्ट्रा ही है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कम नहीं है। द ओनली रीजन वाई वी हैव इंक्लूडेड दिस इज क्योंकि कुछ पार्ट्स आपको थोड़ा कनेक्ट नहीं बैठेगा टॉपिक से रिलेटेड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल्स, तो इसलिए वो इंक्लूड किए हुए। तो अगले 15 दिन की ट्रेनिंग से टाइम में आप ये देख लेना, ठीक है। एंड इसको आप जब देख लोगे टॉपिक्स को, लाइक स्लाइड नंबर 4 से लेके ऑल द वे टिल, इसमें राउटर क्या होते हैं, राउटिंग क्या होती है, टीसीपी, हेडर, वो कई सारी चीजें हमने कंटेंट में इंक्लूड की हुई है। एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेट मास्क क्या होता है वगैरह, आईपी एड्रेसेस वगैरह, एसीएल, नैट, क्योंकि नैट हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, क्लाउड में भी हम नैट करते हैं, बट थोड़ा आपको फंडामेंटली क्लियर हो नैट क्या होता है, ये सब हम बात हमने यहाँ कर रखी है। तो स्लाइड नंबर 4 से लेके स्लाइड नंबर 160 तक का कंटेंट आपको उन वीडियोस में ऑलरेडी मिल जाएगा। नोट्स हैंडआउट में आपको इसकी थ्योरी रिवाइज करने के लिए मिल जाएगी। दिस पार्ट आई विल एज्यूम कि आपको आता होगा, आज नहीं चाहिए मुझे, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। आई एम यहाँ पे हम एक्चुअली क्लाउड जो बनता है वो सर्विसेज से बनता है। देयर आर डिफरेंट सर्विसेज दैट यू कैन यूज।
तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम टॉपिक लिस्ट की बात करें तो 2-3 टॉपिक्स खत्म करके हम वीपीसी के टॉपिक पे जब स्टार्ट करेंगे ये वाला, तो एट दैट टाइम आई नीड दिस नॉलेज। ओके, तब तक हमारी आराम से कम आई थिंक 4 से 5 क्लासेस हो गई होंगी। तो जब तक हम ये सारा कंटेंट कवर कर रहे हैं तब तक हमें कुछ भी नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं चाहिए। रेस्ट आई विल गिव यू एक्सेस टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस जब भी आप पूछना चाहो, ठीक है ना। आई डोंट फील इन एनी वे कि यू हैव इंटरप्टेड मी और एनीथिंग, बट कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट अगर आप नहीं कुछ बोल रहे हो, वरना बच्चे रोने की, बर्तन गिरने की या कुछ और अलग अलग आवाजें इसमें रिकॉर्डिंग में जाएगी, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है बाद में जब रिकॉर्डिंग आप देखोगे। जो आपको डाउट्स रहे यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, ठीक है, यू हैव द राइट टू अनम्यूट, तो वो प्रिविलेजेस आपके पास हैं ऑलरेडी। सो दिस इज काइंड ऑफ द इनिशियल पार्ट जो मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ क्या क्या कैसे कैसे चलते हैं। नाउ लेट मी गेट इनटू द सम ऑफ दीज फंडामेंटल्स कि हम कैसे कंटेंट कवर करेंगे, क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे। तो टू स्टार्ट विद आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। आई विल नॉट एज्यूम कि आपको पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। So we will start with cloud fundamentals. What is cloud? Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service and all. And then हम AWS के अंदर जाएंगे कंटेंट में। Now when you do this, यहाँ पे हम बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक्स बात करते हुए चलेंगे कि जैसे कोई चीज होस्ट होती है तो वो कैसे होती है। क्योंकि जनरली you as an end user never think about it much कि how somebody runs a web server। अगर आपने कर रखा है कुछ ऐसा तो अच्छी बात है, बट दिस इज फ्रॉम वेयर वी विल बी बिगिनिंग। ओके, अब होता क्या है कि मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इन सारे सर्विसेज का, और चिंता मत करना इन सब चीजों की कि मैं टॉपिक खत्म नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स वी विल बी स्टडिंग थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग। ओके, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वी आर काइंड ऑफ लुकिंग लाइक एट द मैप ऑफ द ट्रेनिंग, एंड देन इनमें से मैक्सिमम चीजों पे हमने 2 घंटे, किसी पे 4 घंटे, 6 घंटे स्पेंड करने हैं। तो ऐसा मत सोच लेना कि आई हैव फिनिश्ड द टॉपिक हियर इटसेल्फ। ओके, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो अगर हम इवन बिफोर वी गो इनटू द कोर्स ओवरव्यू, लेट मी एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। होता क्या है कि आप जब कोई चीज को होस्ट करते हो, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट AWS सर्टिफिकेशन, बाद में बात करेंगे उसकी, बट जैसे अगर मुझे कोई चीज होस्ट करनी है तो आप उसे कैसे होस्ट करते हो। आप बेसिकली ठीक है, ये मैं आईटी के कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो पार्ट है, शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे इफ इन केस यू आर अ लिटिल बिट टेक सेवी। तो जैसे मुझे कोई चीज होस्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सर्वर लूंगा, राइट। नाउ व्हेन यू से सर्वर लेंगे और उसमें होस्ट करेंगे, तो व्हाट डू यू रियली मीन, व्हाट इज सर्वर। तो बेसिकली देयर इज अंडरलाइंग हार्डवेयर लाइक सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क कार्ड्स एंड ऑल। जैसे आपके लैपटॉप में भी कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही सर्वर भी जो है उसमें भी कंपोनेंट्स हैं इसी तरह के। उस हार्डवेयर को आप यूजुअली क्या करते हो, आप इस जैसे लैपटॉप पे अपने इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, विंडोज या लिनक्स या कुछ भी डाल दिया आपने, एंड उस ऑपरेटिंग सिस्टम से ये अंडरलाइंग हार्डवेयर कंट्रोल हो जाता है। ओके, नाउ फर्दर व्हेन यू रन एनी एप्लीकेशन ऑन इट, जैसे मान लो मैंने कोई ब्राउजर चलाया, मैंने कोई वर्ड एक्सेल कोई एप्लीकेशन चलाई, तो वो एक सबसेट ऑफ रिसोर्सेज इसमें से लेता है। नाउ in a server also we have this thing, we can install the operating system on this underlying hardware। नहीं तो
एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, वो होता है हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं। वर्चुअलाइजेशन का आइडिया किस किस को है? इफ इन केस हैज एनीबॉडी हैज आइडिया अबाउट वर्चुअलाइजेशन? आईडी। नवीन, रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं इफ इन केस लाइक ऑल द पीपल दैट आर नोइंग, या चैट में भी लिख सकते हो, चैट मेरे पास सेपरेट स्क्रीन में खोली रहती है तो तो ठीक है, कोई बात नहीं। आई नॉट एज्यूम कि आपको पता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन व्हाट इट इज कि आप ऐसा करने की जगह इसको थोड़े से अलग ढंग से करते हो। मतलब हार्डवेयर अभी भी है, यू हैव सीपीयू, यू हैव रैम, यू हैव स्टोरेज, यू हैव नेटवर्क एंड ऑल, बट इसके ऊपर ऑन द बेयर मेटल, मतलब हार्डवेयर के ऊपर आप इंस्टॉलेशन करते हो एक हाइपरवाइजर की। ठीक है, ये एडब्ल्यूएस एज्यूम नहीं करता कि आपको पता होगा, बट इससे बेटर क्लैरिटी आती है जब हम आगे की कनेक्ट करके बातें करते हैं ना, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा कोई वर्चुअलाइजेशन के बारे में बताने का कोई शौक नहीं है, बट तो अगर किसी को थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा हो, प्लीज बेयर विद मी, ओके? यू विल फाइंड इट फ्रूटफुल इन द कमिंग डिस्कशन, ठीक है? तो हाइपरवाइजर है यहाँ पे। हाइपरवाइजर क्या होता है? ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका काम है इस हार्डवेयर को कंट्रोल करना। पहले हम क्या करते थे? पहले हम ऐसे चलाते थे चीजें, मतलब जैसे मान लो मेरे को 4 सर्वर चलाने हैं, तो मैं 4 अलग अलग फिजिकल डब्बे खरीद के लाता था। एक पे मान लो विंडोज सर्वर डाल दिया, कुछ दूसरे पे भी विंडोज सर्वर डाल दिया, इसको भी वेब सर्वर बनाया, इसको डेटाबेस के लिए बनाया। ऐसे करके आप 4 फिजिकल सर्वर लगा के 4 चीजें रन करते थे। बट नाउ व्हाट वी डू इज वी यूज वर्चुअलाइजेशन, जिसमें आप इस बेयर मेटल पे, मतलब इस हार्डवेयर पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं। जैसे शायद आपने VMware का नाम सुना होगा। ओके, तो VMware का एक प्रोडक्ट है VMware ESXi। ऐसे और भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जैसे आप अपना लैपटॉप बूट करते हो तो उसमें विंडोज ऑन होती है, राइट? या लिनक्स ऑन होती है। यहाँ पे जब आप ये सर्वर बूट करोगे, इसमें VMware बूट हो रहा होगा, कोई विंडोज नहीं, कोई लिनक्स नहीं, ठीक है? इनफैक्ट शायद आप में से कुछ लोगों ने VMware वर्कस्टेशन यूज किया हो कभी। हाइपरवाइजर भी आप देखोगे तो आपके पास 2 टाइप के हाइपरवाइजर होते हैं। एक होता है कि आप हार्डवेयर पे सीधा हाइपरवाइजर डाल देते हैं, ठीक है? जैसे जो भी CPU, रैम, स्टोरेज, रिसोर्सेज है, वो सब हाइपरवाइजर कंट्रोल कर रहा है, और उसके बाद आप उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना मतलब जैसे मैं विंडोज चलाना चाहता हूँ, लिनक्स चलाना चाहता हूँ, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहता हूँ, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। मतलब हाइपरवाइजर के बाद आप यहाँ वर्चुअल मशीन्स बनाते हो, और इन VMs में CPU जाएगा, इनमें भी रैम जाएगी, स्टोरेज जाएगा, नेटवर्क रिसोर्सेज जाएंगे, बट अ सबसेट ऑफ दिस, ओके? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं कई बार सर्वर पे, विच आर नॉट दैट यूजफुल फॉर वन मशीन, तो दैट इज वाई वी यूज वर्चुअलाइजेशन। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ 80 CPU कोर्स हैं, 1 TB रैम है, 1024 GB। तो अब ऐसी रैम, ऐसी CPU का एक एप्लीकेशन क्या करेगी? ओके, मान लो 20 TB हमारे पास स्टोरेज है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? जैसे मैं भी आप बोलोगे 4 CPU कोर इसको दे देता हूँ, इसको 8 GB रैम दे देता हूँ, ऐसे सबसेट ऑफ रिसोर्सेज आप इसमें से निकाल के उसको दे सकते हो, और ऐसी मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आप रन कर सकते हो। नाउ दिस इज वेयर यू आर यूजिंग अ हाइपरवाइजर। मतलब डायरेक्टली इस हार्डवेयर पे कंट्रोल हाइपरवाइजर का है, हाइपरवाइजर में वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, ओके? जैसे आप इस इमेज को भी देखोगे, ये टाइप 1 हाइपरवाइजर की मैं बात कर रहा हूँ।
दूसरा एक और हाइपरवाइजर होता है, वो उसको हम कहते हैं टाइप 2 हाइपरवाइजर। वैसे टाइप 1 टाइप 2 वाला इस डिस्कशन आपको चाहिए नहीं। हम जस्ट सेइंग क्योंकि हो सकता है आप में से कोई कभी कभार VMware वर्कस्टेशन यूज करे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए इस चीज को लेके। तो जैसे ये आप देखोगे, ये VMware वर्कस्टेशन है, मेरे लैपटॉप पे ही चल रहा है। एंड मेरे लैपटॉप में मैं ये जैसे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली। ये क्या करने वाला काम है, ये वाला हाइपरवाइजर चलाने वाला टाइप 2 हाइपरवाइजर, इसमें आप एक सबसेट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द लैपटॉप दे रहे हो। बट इधर फर्क क्या है, जैसे अगर इस इमेज को देखोगे, हार्डवेयर पे मेरे लैपटॉप पे विंडोज डला है, विंडोज में VMware वर्कस्टेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्चुअल मशीन्स रन हो रही हैं। तो ये हाइपरवाइजर डिफरेंट है कंपेयर टू दिस टाइप 1 हाइपरवाइजर। ओके, मेनली इससे होता क्या है, आप जैसे देखोगे वर्क स्टेशन पे ये विंडोज है, ये चला दिया मैंने, आई कैन लॉग इन टू दिस, आई कैन यूज इट जस्ट लाइक अ नॉर्मल मशीन, अ ब्राउजर, यू कैन डू ऑल द डिफरेंट थिंग्स। एंड सेम चीज आपके पास देखो, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया यहाँ पे। क्लियर? सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप एक रिसोर्सेज जैसे भी देना चाहो इसमें दे सकते हो। जैसे मैं अगर शट डाउन कर दूं इसको, दिस इज जस्ट लाइक हैविंग अ मशीन रनिंग, अ नॉर्मल मशीन। ठीक है, आप इसको पावर ऑन कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, और सबसेट ऑफ रिसोर्सेज दोगे लैपटॉप से। जैसे अगर आप इन मशीन्स को देखोगे, आई कैन एडिट दिस वर्चुअल मशीन, आई कैन इंक्रीज द रैम, आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ CPU कोर्स, हार्ड ड्राइव हम और दे सकते हैं, वी कैन ऐड नेटवर्क कार्ड्स, जो भी चीज चाहिए हो। बट समझ रहे हो, इसका फिजिकल रिसोर्सेज से डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं है। मतलब जब मैं ये VMware वर्कस्टेशन चला रहा हूं तो अंडरलाइंग हाइपरवाइजर का कंट्रोल है नेटवर्क रिसोर्सेज पे, सॉरी हार्डवेयर रिसोर्सेज पे, एंड फिर ये वर्चुअल मशीन हम चला रहे हैं। अब हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, बेसिकली आप जब भी किसी डेटा सेंटर की बात करोगे करंटली, ऑलमोस्ट ऑल द डेटा सेंटर्स यूज वर्चुअलाइजेशन टू बिल्ड दीज थिंग्स। मतलब जब मैं AWS में भी जा रहा हूं तो वहां पे आप जब चीज को रन कर रहे हो तो आप एक वर्चुअल मशीन रन कर रहे हो, फिजिकल मशीन रन नहीं कर रहे हो। ठीक है, राम नरेश, आई सी यू हैव अनम्यूटेड, बट आपकी आवाज आ नहीं रही है मेरे को। चेक कर लें एक बार, अगर शायद आपने सिक्योरिटी सेटिंग्स में माइक का एक्सेस दिया है कि नहीं दिया है। तो हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब यहाँ पे भी AWS में चीजें रन करते हो, जब कोई विंडोज की मशीन मान लो मैं चला रहा हूं, तो उस विंडोज की मशीन पे आप जो डिस्क दोगे वो एक वर्चुअल डिस्क ही होगी। जस्ट लाइक इफ आई गो बैक टू दिस विंडोज मशीन, सपोज मैं एडिट पे जाऊं, मैं इसको एक नई हार्ड डिस्क देना चाहूं अपार्ट फ्रॉम द 60 gigs दैट इट ऑलरेडी हैज, इफ आई क्लिक ऐड, एक और नई हार्ड डिस्क देंगे हम, मान लो 10 GB की। तो आप ये नेक्स्ट फिनिश करके देखो क्या होगा, एक VMD के फाइल बनाएगा यहाँ, उसी फाइल के अंदर वो सारा कुछ रहने वाला है जो कुछ इस VM के अंदर ये मशीन को मिलना है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, क्लाउड में भी कई चीजें वर्चुअलाइजेशन बेस्ड ही हैं। मतलब जब आप यहाँ पे भी एक सर्वर रन करोगे, इन AWS टर्म्स वी कॉल इट एन इंस्टेंस। ओके, तो इंस्टेंस बेसिकली मींस अ वर्चुअल मशीन। एंड काफी सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स ने इसको नाम VM ही रखा हुआ है, बट AWS ने VM नहीं रखा है नाम, VM की जगह उन्होंने इंस्टेंस वर्ड यूज किया है। बट इट इज डूइंग द सेम फंक्शन, इट इज having the same work here. Okay, now हम करते क्या है यहाँ पे, जैसे क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। जैसे आप अपना AWS का अकाउंट बनाओगे, हम पहले वो देखेंगे अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। और वंस यू हैव क्रिएटेड द अकाउंट, मतलब उसका लुक एंड फील ना कुछ ऐसा होता है। मतलब जब आप लॉग इन करोगे तो दिस इज व्हाट
AWS कंसोल लुक्स लाइक, और यहीं पे हमने सारी लैब्स करनी है। अभी चिंता मत करना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, लैब कैसे करते हैं डॉल। मैं थोड़ा सा इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें प्रैक्टिकली समझ आती हैं, कुछ चीजें थियोरेटिकली समझ आती हैं, तो यहाँ पे इफ यू डोंट रियली सी सम थिंग्स तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना। अब यहाँ आप क्या करते हो, जैसे सपोज करते हैं हमने आज एक ब्रांड न्यू कंपनी खोल ली, हम सारे लोगों ने मिलके, और हम जी एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी बनाने वाले हैं। हम एक बढ़िया सी वेबसाइट और ऐप वैप बनाने वाले हैं, और वो वेबसाइट और ऐप जो है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने चूज किया है वो हमने AWS चूज किया है कि हम AWS पे होस्ट करेंगे उसको। अब जब हम ये काम कर रहे हैं, हम एक AWS अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, विच वी वांट टू शेयर। ठीक है, जैसे हमने इसका एक यूजर नेम पासवर्ड रखा होगा, तो आपके पास IAM की सर्विस होती है जहां आप एक AWS अकाउंट बनाते हो और उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो। मल्टीपल यूजर्स क्यों बनाएंगे हम, जैसे हम मिल के टीम काम करने वाली है, दो लोग डेवलपर्स होंगे, एक दो लोग डेटाबेस संभालेंगे, एक दो लोग कुछ और संभालेंगे, राइट। तो ऐसे केस में ये वाला पार्ट जो यूजर क्रिएट करने वाला पार्ट है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल IAM। ये हम पढ़ेंगे, एंड अच्छे खासे 3-4 घंटे लगाने हैं इसमें, तो डोंट वरी, मैं फिनिश नहीं कर रहा हूँ टॉपिक, बट आई वांट टू गिव यू एन आइडिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन हम EC2 पढ़ने वाले हैं। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। बेसिकली जब आप यहाँ पे रन करोगे चीजें, तो मैक्सिमम केसेस में आप क्या करते हो, आप कोई ना कोई सर्वर चलाना चाहोगे। अभी चिंता मत करना कि मैं कैसे चला रहा हूँ, ठीक है, आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप, एट दैट टाइम आई विल बी स्लो, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ क्योंकि उससे रियल आइडिया आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। तो जैसे मैं अगर कोई मशीन चलाना चाहता हूँ, आई कैन डिसाइड द जोग्राफिक लोकेशन, जैसे ये दिखा रहा है US ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया, आई कैन डिसाइड विद अ क्लिक ऑफ बटन कि भाई मुझे विंडोज मान लो चलाना है बट मुंबई में चलाना है या हैदराबाद में चलाना है, तो यू कैन सिलेक्ट a geographic location where the actual machine will be run. Okay. एंड जब आप यहाँ मशीन चलाते हो, ये आपसे सवाल पूछता जाता है उस मशीन को चलाने से रिलेटेड कि कितनी उसे स्टोरेज देनी है, क्योंकि जैसे हम वेबसाइट होस्ट करेंगे, मान लो विंडोज पे, लिनक्स पे, किसी पे भी, या कोई भी ऐसा होस्टिंग, तो हमें रिसोर्सेज देने पड़ेंगे उसको। तो आई एम जस्ट गिविंग अ नेम हियर, बट जैसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा विंडोज चलाना है, मुझे विंडोज सर्वर 2016 चलाना है या लिनक्स चलाना है, मैक ओएस चलाना है, ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिर आप देखोगे आपके पास क्लाउड में ये ऑप्शंस होते हैं जहां आप डिसाइड करते हो कि कितने CPU कोर देने हैं। जैसे ये देखोगे, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो 8 कोर 32 gigs ऑफ रैम विल बी एलोकेटेड टू द मशीन जो मैं बूट करूंगा। ओके, एट द सेम टाइम आप अगर यहाँ पे फर्दर देखोगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कहाँ वो चलानी है मशीन। इसी में देखो नेटवर्क सेटिंग्स एक बड़ा सेक्शन है, राइट। तो देखो इसीलिए मैं आपसे तब कह भी रहा था, लाइक नेटवर्क हमें रिक्वायर्ड होगा क्योंकि ऐसी कुछ कुछ चीजें ये पूछता है। नाउ अभी चाहिए नहीं, अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाना चाह रहा था कि जैसे हम स्टोरेज बताना चाहें, कितनी स्टोरेज चाहिए हमारी विंडोज को, कितने CPU कोर वगैरह चाहिए, वो सारा कुछ हम बता सकते हैं। एंड जब आप यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करते हो तो ये एक्चुअली एक वर्चुअल मशीन बूट करेगा वहां पे, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग क्लाउड कंप्यूटिंग, कि वी डोंट हैव टू, जैसे अगर ट्रेडिशनली ये करना हो, मुझे एक सर्वर चलाना हो पब्लिकली इंटरनेट पे, पॉइंट आउट करके और लोगों को एक्सेस दिलवाना हो उसका, तो मैं क्या करूंगा, मैं
जाऊंगा, पहले हार्डवेयर खरीदूंगा, राइट? मतलब यू विल बाय द अंडरलाइंग हार्डवेयर, जो भी सर्वर के लिए रिक्वायर्ड होगी, इक्विपमेंट कॉस्ट वगैरह, वो सब अपफ्रंट आप पैसे पे करोगे। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करते हो, दैट्स द मेन ब्यूटी ऑफ क्लाउड, दैट यहाँ पे आप चीजें रन कर सकते हो विदाउट यू नो हैंडलिंग ऑल द हार्डवेयर रिलेटेड थिंग्स। और ये सच में एक मशीन वो नॉर्थ वर्जीनिया में यूएस में जाके उसने बूट कर दी। इसको अगर आप यहाँ से देखोगे भी, पब्लिक आईपी दे दिया, एंड थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको एक्सेस करके भी दिखाऊंगा। मैं ये बस प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं ना, फंडामेंटल्स की, कि हम जितना रिसोर्सेज देना चाहें उतना दे सकते हैं, जितना स्टोरेज देना चाहें, पे एज यू गो स्टोरेज, पे एज यू गो वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें करेंगे आगे। तो वो तभी समझ में आएंगी आपको, या तभी सेंस बनेगी, इफ इन केस आपने ये चीज थोड़ी देख रखी होगी, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो लेट इट बूट। तो EC2 जो है, ये एक सर्विस पे हम अच्छा खासा टाइम लगाने वाले हैं, एंड ये वाली सर्विस जो है आपकी यूज होगी वर्चुअल मशीन्स को रन करने के लिए। यहाँ पे हर तरह की वर्चुअल मशीन, चाहे वो विंडोज की हो, चाहे वो लिनक्स की हो, वो हम रन कर सकते हैं। देन VPC इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये वाली जो सर्विस है हमारी, ये वो सर्विस है जिसको यूज करके हम बेसिकली नेटवर्क से रिलेटेड चीजें कंट्रोल करते हैं। जैसे आप जब भी किसी चीज को होस्ट करोगे, तो आप ऐसा करना चाहोगे कि मान लो मेरे पास एक मशीन ये चल रही है EC2 की, और एक दूसरी मशीन EC2 की ये चल रही है। इसको मे भी मेरे को इंटरनेट एक्सेस देना है, इसको नहीं देना है इंटरनेट एक्सेस। तो ऐसी कई चीजें, इसके अलावा आप इनके लिए सिक्योरिटी लगाना चाहो, वो सब चीजें, ये सारी VPC वाले अंडर में आती हैं। तो अगेन विल स्पेंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर्स, आई थिंक 5 to 6 hours अंडरस्टैंडिंग VPC। S3 है हमारे पास। S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स होस्ट करके रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स होस्ट करना मतलब ये है तो स्टोरेज, बट स्टोरेज इस चीज के लिए कि आप इसमें फाइल्स स्टोर करके रख सकते हो। जैसे सपोज मैं अगर फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ओके, या मान लो नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अब इस तरह की एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी चीजों को आपको स्टोर करना पड़ेगा, फाइल्स को। फाइल्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हम बोले लोग फोटोज अपडेट कर रहे हैं फेसबुक पे, तो वो या नेटफ्लिक्स पे वीडियोस हैं, हैवी हैवी फाइल्स। बट दिस स्टोरेज कांट बी यूज्ड फॉर रनिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जैसे आप अगर विंडोज की मशीन को चलाना चाहो, उसके लिए अलग स्टोरेज लगती है। ये जो स्टोरेज होती है हमारी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होती है, वो वाली स्टोरेज जो आपको यू नो फाइल स्टोर करने के काम आती है। थिंक ऑफ इट लाइक योर गूगल ड्राइव। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक गूगल ड्राइव, बट जैसे गूगल ड्राइव की आपको स्टोरेज मिलती है, तो यू कैन स्टोर फाइल्स ऑन इट, राइट, फोल्डर वगैरह बना के। तो ऐसा ही कुछ काम S3 में भी आप कर सकते हो फॉर इंटीग्रेटिंग योर एप्लीकेशन एंड होस्टिंग फाइल्स लाइक दिस। देन आपके पास राउट 53 की सर्विस है। मैक्सिमम केसेस में जब हम पब्लिक इंटरनेट पे कुछ खोलते हैं, तो हम नेम देते हैं, हम IP एड्रेस नहीं बताते हैं, जबकि डिवाइसेस एक्चुअली IP एड्रेस पे होते हैं। नेम्स आर बेसिकली यूजलेस फ्रॉम कम्युनिकेशन नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेम, जैसे आप लेट से iMetita की वेबसाइट खोलना चाहो, तो आप imetita.com लिख देते हो। तो एट दैट टाइम DNS यूज करके इस नेम को IP में रिजॉल्व किया जाता है। दैट इज व्हाट राउट 53 एज अ सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब DNS से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें भी अगेन हमने 4-5 घंटे से ज्यादा ही लगाने, तो ये भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा हम ऑटो स्केलिंग का फंक्शन देखेंगे। ऑटो स्केलिंग का फंक्शन क्या होता है? सी, वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट क्लाउड इज कि आप अपने आप थोड़ा सा स्केल
स्केल अप कर सकते हो चीजों को। जैसे सपोज करते हैं मैंने एक मशीन चलाई EC2 की, और ये प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा मैं करके, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं इसकी। जैसे मान लो मशीन मैंने चलाई एक, अब बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, मे बी हमारी सर्विस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल मशीन्स चलाना चाहेंगे। ऑटो स्केलिंग डील्स विद द पार्ट वेयर ऑटोमेटिक स्केलिंग, स्केल बढ़ाना आपकी एप्लीकेशन का, उसके लिए आप अपने मशीन ज्यादा रन करना चाहोगे, राइट? तो आप में बी दो से तीन या चार मशीन्स की तरफ जाना चाहोगे, दैट इज ऑल द पार्ट दैट इज हैंडल्ड बाय ऑटो स्केलिंग। तो ऑटोमेटिकली आप स्केल आउट कर सकते हो अगर लोड आपकी एप्लीकेशन पे बढ़ रहा है, देर आर मोर एंड मोर रिक्वेस्ट कमिंग इन, एंड इफ इन केस लोड जब घट गया है तो हम ऑटोमेटिकली मशीन्स को ऑफ भी करवा सकते हैं सो दैट बिलिंग ना हो। तो ऑटो स्केलिंग इज बेसिकली स्केलेबिलिटी वाली बात। देखो अब यही चीज अगर आपको ट्रेडिशनल वे में करनी हो, मतलब विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्या करोगे? अगर आपने एक हार्डवेयर खरीद रखा है सर्वर, और रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, तो क्या करोगे? आप बोलोगे हार्डवेयर मंगाऊंगा एक और सर्वर लगाऊंगा, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये ऐसे मतलब दुकान से कोई चीनी या बिस्किट खरीदने जैसी चीज तो है नहीं। यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कोटेशन आती है, मतलब इवन इफ यू सेंड अ परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट, तो वो कई बार फुलफिल होने में कुछ महीने लग जाते। सो ऑटो स्केलिंग helps you in scaling out the infrastructure as if you have unlimited resources। है तो अनलिमिटेड नहीं, बट आप जितना बड़ा स्केल बनाना चाहो उतना बड़ा स्केल बना सकते हो। फिर हम लोड बैलेंसिंग देखेंगे। जब आप कोई ऐसी एप्लीकेशन रन करते हो जिसमें मल्टीपल सर्वर्स रन कर रहे होते हैं, तो आप उनके लिए उनके आगे लोड बैलेंसर लगाते हो। जस्ट टू गिव एन आइडिया, ओके, लेट्स से आप जाते हो, आप google.com खोलते हो, डू यू थिंक उनने एक सर्वर चला रखा है पूरी दुनिया के लिए? ऑब्वियसली नहीं, है ना? मल्टीपल सर्वर्स चला रखे होंगे। जब उन्होंने ये मल्टीपल सर्वर्स चला रखे हैं, अब कोई पर्सन की रिक्वेस्ट इधर जाती है, किसी पर्सन की इधर जाती है, किसी पर्सन किसी और सर्वर पे, दैट इज बिकॉज वी यूजुअली रन अ लोड बैलेंसर, एंड उसके लिए ये वाली सर्विस है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग की, ये भी हम देखेंगे। डेटाबेसेस के बारे में देखेंगे। क्लाउड फ्रंट थोड़ा सा मुश्किल है अभी शॉर्ट में समझाना, तो आई विल नॉट टच दैट, बट वी हैव देन वेरी अदर many other small services, SQS, SNS, क्लाउड वॉच, वो सब देखेंगे। VPN देखेंगे हम। सो दिस इज काइंड ऑफ द ओवरव्यू ऑफ content that will be covered throughout this training. Now let's talk about the certifications that we have. वैसे before I jump into that, any questions till now? मतलब जैसे किसी को ये लग रहा हो कि ये कवर होगा या वो कवर होगा, या कोई और ऐसा कि ये अज्यूम किया जाएगा, ये पता होगा या नहीं पता होगा, कोई भी एक्सपेक्टेशन आपको हो क्लियर करनी? ठीक है, ऑल क्लियर? सर हाँ जी ओवरऑल ये नवीन। कोर्स कितने टाइम में खत्म होगा? रफली यार देखो, 2 घंटा पर डे वीकेंड के हिसाब से ये लगभग 2 महीने लग जाते हैं। एंड सर अभी हम एसोसिएट कवर कर रहे हैं, इफ समबडी वांट्स टू कवर प्रोफेशनल आल्सो। प्रोफेशनल यार हम एज ऑफ नाउ करा नहीं रहे हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आप एसोसिएट करके देखो, एसोसिएट में बहुत कंटेंट है। मतलब जो मैंने मतलब कई जगहों पे देखा, लोग एसोसिएट वाले का ही कंटेंट कई बार थोड़ा सा प्रोफेशनल बोल के बेच रहे हैं, बट इफ यू रियली लुक एट द एसोसिएट कंटेंट ना, तो मेरे हिसाब से काफी कंटेंट है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब मैक्सिमम लोगों को प्रोफेशनल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन बीइंग, आई क्लैरिफाई दैट विद सर्टिफिकेशंस, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशंस का ना डायरेक्ट रोल नहीं है हर किसी को। ओके एंड सर लाइक मेरा प्रोसेस है लाइक मुझे इधर जाने का क्लाउड सिक्योरिटी में जाने का। ओके,
So AWS का अपना खुद का एक स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है AWS सिक्योरिटी। देखो, क्लाउड सिक्योरिटी एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स मसाला फील्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे एडब्ल्यूएस पढ़ के ही जाते हैं उसमें। जैसे क्लाउड सिक्योरिटी की कई कंपनीज हैं, जैसे Palo Alto नेटवर्क्स वाले अपना क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशन बनाते हैं, जी स्केलर वाले बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई। ऐसा नहीं है कि एडब्ल्यूएस पढ़ने से ही आप क्लाउड सिक्योरिटी में जाओगे, क्योंकि जैसे वो है ना, जैसे आप बोलो कि मेरे को फायरवॉल सीखनी है, ओके, यस तो फायरवॉल किसी वेंडर की सीखोगे, राइट? यस वैसे ही क्लाउड सिक्योरिटी जब आप सीखते हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर वेंडर के सिक्योरिटी को भी कई बार सीखोगे। हैविंग सेड दैट, क्लाउड सिक्योरिटी आल्सो डील्स विद एडब्ल्यूएस रिलेटेड क्लाउड सिक्योरिटी, बट समझ गए ना, ये थोड़ा सा डाइवर्स है। मतलब हो सकता है आपको क्लाउड सिक्योरिटी में सीखने के लिए कुछ फायरवॉल्स भी सीखनी पड़े, क्लाउड सिक्योरिटी में जाने के लिए आपको कुछ और प्रोडक्ट्स भी सीखने पड़े। यस सर। सर मैं नेटवर्क बैकग्राउंड से ही हूँ, तो हम्म, मैं पूरा टोटली मेरा करियर नेटवर्क में ही है, वो सिक्योरिटी में ही जाऊँगा। हम्म, So that's the only reason मैं AWS कर रहा हूँ, and after that I'm planning to move towards the cloud security because somebody told me like you need to understand the RNS, हम्म, until you will understand the RNS you will be able to understand the security because after all हाँ वो routing तो is है, everywhere. डेफिनेटली है। So that's why क्योंकि sir, like वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको, कैसे ट्रैफिक कहाँ से मूव होगा। yes sir, like at the end of the day like security में भी routing ही है सब। हम्म, मेन कॉन्सेप्ट राउटिंग है, जस्ट एंड में वो पॉलिसी मैप लग जाता है एंड बस उसके बाद उसमें कुछ नहीं है सिक्योरिटी में। हम्म। ठीक है, तो मैं आपको एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशंस के बारे में बताता हूँ, फिर फर्दर आगे। अब जैसे इफ यू सर्च फॉर एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशंस ना, तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग जितने एग्जाम्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब इसी को आप अगर ये ऐसे भी देख सकते हो। वैसे अगर आप लेवल्स वाइज देखोगे, एक इन्होंने फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन रखा है, क्लाउड फाउंडेशन, क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशनल। ये कम लोग करते हुए देखे हैं मैंने। दिस इज बेसिकली वो वाले क्लाउड फंडामेंटल्स जो हम यहाँ कवर कर लेंगे स्टिल। तो दिस इवन दिस रिक्वायर्स यू टू नो द फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, आईपी, टीसीपी, ओडीपी, वो सब स्टिल यहाँ पे भी एज्यूम किया जा रहा है। देन देर इज दिस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। आगे इन्होंने एसोसिएट लेवल पे और भी सर्टिफिकेशंस बना रखी हैं, बट यू कैन सी दैट फॉर दीज एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशंस दे से प्रायर क्लाउड और स्ट्रॉन्ग ऑन प्रेमिसेस आईटी एक्सपीरियंस रिकमेंडेड। व्हाई आर दे सेइंग दैट? क्योंकि काफी लोगों को ना, मैंने देखा है कि ये वो होता है ना इंडिया में थोड़ा, अभी एजुकेशन वाले को स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं, वो कहते हैं सारे क्लाउड इंजीनियर बन जाओ। तो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करते हो ना, लाइक आई हैव सीन मैनी पीपल जस्ट रशिंग इट टू इट कि फ्रेशर हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करेंगे या कुछ क्लाउड का पढ़ लेंगे और फिर सोच रहे होंगे जॉब इजीली हो जाती है। कई बार वो नहीं हो पाता, कुछ लोगों के लिए हुआ है, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट डजंट वर्क आउट दैट वे। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि क्लाउड में जैसे आप करोगे ना, अल्टीमेटली आप किसी एक डोमेन को लेके चलोगे। आई जस्ट वांट टू गिव क्लैरिटी ऑन दिस। जैसे सपोज करते हैं आप डेटाबेस वाले पर्सन हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मे बी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट तो देखोगे, बट यू विल बी मोर इंटरेस्टेड इनटू द डेटाबेस पार्ट ऑफ इट। जैसे इसके ही आप कंटेंट को देखोगे तो इसमें डेटाबेस वाला पार्ट ज्यादा देखोगे आप, या डेटाबेस स्पेशलिटी को देखोगे आप, इफ इन केस आप डेटाबेस वाले पर्सन। सेम थिंग सपोज यू आर फ्रॉम नेटवर्किंग, तो आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बट देन यू माइट गो इनटू एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी, जहां प्योर नेटवर्किंग का डिस्कशन ज्यादा है। जैसे हम बोले यहाँ आप पढ़ भी सकते हो, देखो, विद 5 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आर्किटेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्किंग सॉल्यूशन। तो ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं क्लाउड में। तो यहाँ आप चीजें भी देखोगे, आपको नाम से थोड़ा लगेगा, अगर नेटवर्किंग के बैकग्राउंड से हो तो फेमिलियर लगेगा। MPLS, IPVPN, VPN, डॉस प्रोटेक्शन, IPS एंड ऑल। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जैसे कोई भी बंदा क्लाउड में जाए ना, तो उसको एक डोमेन पकड़ना चाहिए पहले, एंड देन गो इनटू द क्लाउड
कि वो उसके अंदर क्या सीखना चाह रहा है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर इवन सिक्योरिटी। जैसे अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी जैसे आप बात कर रहे थे, आप इसको देख सकते हो इसमें प्योरली, बट नॉट बिफोर दिस। ये आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑलमोस्ट हर किसी को लगना है, मतलब चाहे वो अपना डेवॉप्स का इंजीनियर हो, चाहे वो अपना डेटाबेस का हो, क्योंकि कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स तो आपको पता होने चाहिए, उसके बाद आप अपना स्पेशलिटी या अपना प्रोफेशनल वाला काम कर सकते हो, ऐसा इन्होंने रखा हुआ है। ओके, नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली जब AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करेंगे तो क्लाउड प्रैक्टिशनर हम उसमें कवर करते हुए चलेंगे ही चलेंगे। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट पढ़ने के बाद अगर किसी का मन हो क्लाउड प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन देने का, दे सकता है। आई विल नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि थोड़ा उतना कई बार वो फ्रूटफुल नहीं लगेगा आपको। मैनी टाइम्स HR आर नॉट लुकिंग फॉर क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन। तो अगर सर्टिफिकेशन किसी को करना भी होगा ना, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट करना, उससे लोअर लेवल वाला कुछ करने का फायदा है नहीं। मतलब ऐसा होता है ना, सर्टिफिकेशन की भी अपनी एक ब्रांडिंग होती है, जो HR लोग एज अ कीवर्ड सर्च करते हैं। तो क्लाउड प्रैक्टिशनर इज नॉट दैट सर्टिफिकेशन जो लोग एक्टिवली लुक कर रहे हो किसी जॉब पोर्टल पे एंड ऑल, फ्रॉम एम्प्लॉयर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ। तो डिफरेंट पीपल विल ऑप्ट फॉर डिफरेंट थिंग्स। जैसे कोई डेवलपर है तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इनटू दिस, एंड देन मे बी गोइंग टू डेवऑप्स और सम अदर थिंग। ओके, तो इसमें अलग अलग सर्टिफिकेशन इन्होंने बना रखे हैं अलग अलग लोगों के लिए, बट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है जो बिल्डिंग ब्लॉक है, और वो आपका एज्यूम किया जाएगा फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज मैनी अदर्स। स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्लाउड को समझते हैं यहाँ पे हम। और जस्ट टू बी अगेन क्लियर, स्लाइड नंबर 4 से 160 अगर कोई सोचे भाई ये एकदम से कैसे पहुंच गए यहाँ पे, तो वो आपको वीडियो में मिलेगा, वो 5 वीडियोस देख लेना, इफ इन केस यू आर नॉट फेमिलियर विद नेटवर्किंग एट ऑल। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? हम जो ऑफिशियल AWS कंटेंट है, वैसे उसमें भी अज्यूम किया जा रहा है कि बेसिक तो पता है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का। बेसिकली इट इज एन ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विस वाया प्लेटफॉर्म ऑन द इंटरनेट। जैसे आप यहाँ देखोगे, जब आप AWS की इस कंसोल में लॉग इन करते हो, ठीक है, या जैसे मैंने ये मशीन चलाई थी, तो इफ आई टेक एक्सेस ऑफ दैट मशीन, आई एम नॉट वरीड अबाउट द अंडरलाइंग IT इंफ्रा कि सर्वर कैसे चलाया, कहाँ चलाया, क्या किया, क्या नहीं किया। इनफैक्ट लेट मी टेक एक्सेस ऑफ दिस। ये हम थोड़ा भूल ही गए थे, ये साइड में रह गया था, तो लेट मी टेक एक्सेस ऑफ इट। एंड अगेन अभी चिंता मत करना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आई विल शो यू दिस स्टेप बाय स्टेप, कौन सी चीज क्या कैसे चलेगी। ठीक है, ये इसका यूजर नेम पासवर्ड मेरे को दिखा रहा है वो। तो इफ आई गो टू रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप इज एन एप्लीकेशन जो आप स्टार्ट मेनू पे सर्च कर सकते हैं विंडोज में। इससे बेसिकली आप रिमोटली किसी विंडोज सर्वर का एक्सेस ले सकते हो, या किसी भी विंडोज मशीन का। यहाँ पे मैं इसका IP डाल देता हूँ, तो ये इसका IP है। कनेक्ट दबाते हैं, तो ये मशीन चल कहाँ रही है? नॉर्थ वर्जीनिया में चल रही है। आई कैन टाइप इन द यूजर नेम एंड जो पासवर्ड इन्होंने बताया है मेरे को यहाँ पे, तो आप देखोगे ये इट्स एज गुड एज हैविंग अ फिजिकल सेपरेट सर्वर, क्योंकि इसके ऊपर आपको फुल एक्सेस है। मतलब नाउ आई कैन डू एनीथिंग हियर, इट्स जस्ट दैट मुझे उस इंफ्रा के बारे में, जो इस रिसोर्सेज इसको चलाने के लिए चल रहे हैं या लग रहे हैं, वो सब के बारे में सोचना नहीं पड़ा। जैसे आप ये देखोगे, यहाँ हमारे पास पूरा एक्सेस है इस विंडोज सर्वर का। यू कैन डू एनीथिंग। जैसे 30 गिग्स की स्टोरेज दी थी अपने C ड्राइव, देखोगे वैसे ही मिल रही है आपको। ये चल नॉर्थ वर्जीनिया में रहा है Yes, sir. फाइनली। Finally, sir, install Zoom meeting. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे इसमें आपके पास फुल एक्सेस है इस चीज का, तो जो कुछ आप इसमें करना चाहो,
मतलब जैसे हम बोले कि इसमें डेटा डालना है, कुछ डेटा निकालना है, या जैसे आप विंडोज सर्वर पे जाते हो तो नॉर्मली क्या करते हो, सर्वर मैनेजर में जाते हो और वहां पे अलग अलग सर्विसेज जो भी रिक्वायर्ड हो वो करते हो। तो ये सारा का सारा एक्सेस आपके पास फुल फ्लेश्ड इस सर्वर का है। सो दिस ऑल्सो गिव्स यू एन आइडिया कि देखो क्लाउड कंप्यूटिंग हुई क्या, इट इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विस और अ सेट ऑफ सर्विसेज। यहाँ सर्विस क्या थी हमारे लिए, जैसे हम दूर बैठ के कहीं पे भी बैठ के इन प्रोवाइडर से, AWS, Azure, GCP से, इन्होंने मेहनत करके डेटा सेंटर बना रखे हैं, अपने हार्डवेयर वगैरह सब कॉन्फ़िगर रखा है, हम अपनी चीजें यहाँ पे रन कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, बाकी जब आपको मशीन चाहिए, जितनी देर चाहिए तब तक आप चला के रख सकते हो, जब नहीं चाहिए तो आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो। टर्मिनेट करते ही ये इस मशीन को सारे रिसोर्सेज फ्री अप कर देगा। और सोच के देखो, देखो कितनी लिबर्टी है आपके पास। जैसे अगर आपको जोग्राफिकली कहाँ चलानी है वो आप डिसाइड कर सकते हो। विद द क्लिक ऑफ बटन यू कैन से कि सपोज करो हमारे कस्टमर्स जापानीज 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 ज्यादा हैं तो वी गो फॉर, ठीक है अभी बंद हो गया ऑब्वियसली, तो वी कैन गो फॉर दैट टोक्यो, जहाँ पे भी चाहिए हो। ओके, इसको ये रीजन कहते हैं, रीजन इन द सेंस कि जोग्राफिकली किस लोकेशन वाले आप चीजों को यूज कर रहे हो फॉर होस्टिंग दैट थिंग। ओके, सो फर्दर व्हाट यू कैन डू हियर इज, जैसे अब ये टर्मिनेटेड हो गया, देखो यहाँ सर्विसेज हैं बहुत सारी, मतलब जैसे AWS में लॉगिन भी करें तो यहाँ सर्विसेज हैं, एनालिटिक्स की सर्विसेज हैं, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशन, जैसी रिक्वायर्ड हो वैसी सर्विस आप यूज कर सकते हो। आपको कुछ पूछना है आपने? सर ये जो मेरा अभी निकल गया एक 1 आवर का सेशन, तो ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो वंस द क्लास गेट्स ओवर ये आपको सेम उधर ही ट्रेनोनिक वेबसाइट पे डन डन अ, डन। थोड़े घंटे बाद मिल जाएगा। ओके सर, ओके। तो हम यहाँ सर्विस इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आप EC2 यूज कर रहे हो, यू आर नॉट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको उसके साथ डील नहीं करने की जरूरत। टू गिव यू अनदर आइडिया, जैसे व्हाट डू वी मीन बाय सर्विस, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। ओके, व्हेन यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी? एक है कि भाई चलो हम अपनी बिजली बनाएंगे, मैं भी बोलेंगे डैम बनाएंगे जी, डैम से बिजली बनाएंगे जी हम अपनी, अपफ्रंट कॉस्ट लगेगी राइट डैम बनाने में। ऑन द अदर हैंड इफ यू गो फॉर a connection from a provider of electricity, so you don't care about ऑल द अंडरलाइंग सिर दर्द जो भी है ना, कि कैसे वो बिजली बनाते हैं, कैसे उसे ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, यहाँ लाते हैं वहां लाते हैं वगैरह। आप बस एक सर्विस का पे कर रहे हो कि बिजली रहेगी, जितनी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करूंगा उतना ज्यादा बिलिंग होगी। ऐसा ही कुछ यहाँ है। जैसे अगर हम क्लाउड की बिलिंग की बात करें, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन आप कितना ज्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, कंप्यूटर रैम, मतलब सारा कुछ ही, CPU नहीं खाली उसमें, स्टोरेज कितना है, आप ज्यादा यूज करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा बिलिंग होगी, ये इस हिसाब से। ठीक है, एंड जो बिल आएगा वो आप बिल पे करते हो, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर। ठीक है, ये एक एग्जांपल पिछला है, जैसे ये तब जरूरत पड़ती थी, अब लोगों को कम जरूरत पड़ती है इसमें। जैसे कैलकुलेटर खरीदना है आपको, ठीक है, तब से तो वैसे 2000 का नोट भी बंद हो गया अब। तो कैलकुलेटर खरीदना एक है ट्रेडिशनल तरीका, दूसरा है हम जी कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो कैलकुलेटर की सर्विस देगा, बिलिंग दे देंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से कैलकुलेटर का किराए पे कैलकुलेटर लाना, जैसा ऐसे समझ लो।
So these are few same things example कि भैया हो कैलकुलेटर आपका है, जब आपको मन करना है तब यूज करो। यहाँ आपको इफ यू गो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग अप्रोच, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कैलकुलेटर खराब हो जाए तो भी, राइट। तो जो कैलकुलेटर किराए पे दे रहा है उसकी सिर दर्द है वो। एनीवेज, एक अगर हम इन इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटर एज अ सर्विस एग्जांपल, लेट्स गो फॉर रियल वन। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको काफी चीजें क्लियर कर दी हैं। तो जैसे अगर आप अपना डेटा सेंटर ट्रेडिशनल मेथड से जाना चाहो, ट्रेडिशनल मेथड मतलब सारा कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हम रखें, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? आप अपना ये पूरा का पूरा मतलब सबसे पहले तो जमीन ढूंढोगे, राइट। वहां ये बिल्डिंग वगैरह भी बनेंगी डेटा सेंटर चलाने के लिए, और फिर हम डेटा सेंटर जाके बनाएंगे और उसमें अपने आईटी से रिलेटेड चीजें करेंगे, बिजली कनेक्शन ये वो वगैरह सब लेंगे, जेन सेट टाइम बाय, कि बहुत सारा सिरदर्द है। ये लगता है एक डेटा सेंटर खोलना एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो जाता है। कंपेयर टू दैट, व्हेन यू यूज क्लाउड कंप्यूटिंग, आपका अपफ्रंट तो कॉस्ट है ही नहीं, राइट। मतलब आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपफ्रंट की एक अच्छा खासा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। डेटा सेंटर बनाना इज सिग्निफिकेंटली बिग इन्वेस्टमेंट। उसकी जगह आपका थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ऑन बेस्ड ऑन कितना ज्यादा आप यूज कर रहे हो, एंड यू पे पर यूज। आपको पे एज यू गो कई जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा, पे एज यू गो नेटवर्किंग, पे एज यू गो स्टोरेज एंड ऑल। तो पे एज यू गो इज कि आपको बिल आएगा जी, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? रामनेश, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपकी तरफ से ना, तो कीप योर सर सेल्फ ऑन। हाँ जी, बताओ। सर मैं कह रहा जैसे अभी म्यूट करता हूँ ना, हम्म। तो आपकी वॉइस आती है, ऐसा ब्रेक होके आती है मेरे पास। जैसे एक वर्ड बोल रहे हो फिर बीच में गैप लग गया, फिर नेक्स्ट वर्ड, ऐसे रुक के आ रही है। जैसे अनम्यूट करता हूँ तो इजीली क्लियर आ रहा है, जब ब्रेक नहीं होती। पता नहीं यार, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो बाकी लोगों को भी होता है ऐसा। हाँ, अभी म्यूट करूंगा ना तो ये ब्रेक ब्रेक होके आएगी आवाज आपकी, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। ये मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो यू गेट अवेलेबिलिटी इन अ फ्यू मिनट्स, जैसा मैंने दिखाया आपको यहाँ पे। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई शक रहा होगा किसी को, क्योंकि जब आप यहाँ पे EC2 में गए, ठीक है, हमने क्विकली कुछ, मतलब मैंने तो एक्चुअली फिर भी उसको टाइम दे दिया मशीन को बूट होने में। उतना टाइम नहीं लगता मशीन को बूट होने में, इट्स जनरली आफ्टर सम सेकेंड्स। हम असल में भूल ही गए उसको मिनिमाइज करके। तो यू गेट अवेलेबिलिटी इन अ फ्यू क्लिक्स एंड बेस्ड ऑन वेयर यू वांट। जैसे मान लो हम कोई इंडिया में बैठ के कंपनी खोल रहे हैं जिसमें सर्विस हम कस्टमर्स को देंगे जो यूरोप में होगी, तो वी डोंट नीड टू नेसेसरली यूज मुंबई, वी कैन यूज यूरोप, एंड वो चीज चला सकते हैं। एंड यू ऑल्सो नो नीड टू गेस कैपेसिटी बिफोर हैंड। जनरली आप जब ट्रेडिशनली अपना डेटा सेंटर बनाते हो, तो आप क्या करते हो? आप रिसोर्सेज की ओवर प्रोविजनिंग करके चलोगे, ठीक है। ओवर प्रोविजनिंग क्यों? क्योंकि अगर कभी भी जब भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तब आप उस वक्त इमीडिएटली चुटकी बजाते तो रिसोर्सेज ला नहीं सकते। मतलब ऐसे नहीं हो सकता ना कि चलो भाई सर्वर हैं, तो आप एक्चुअली ज्यादा सर्वर्स ही, मतलब अगर आपको पता है कि मुझे 2 लगेंगे तो मे भी 3 लगा के बैठे होंगे कि इफ इन केस जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम बस इसको चला देंगे, राइट। या मे भी चला के भी रखेंगे। तो आपको फालतू प्रोविजन करके रखने की जरूरत है ही है इन अ ट्रेडिशनल
network, and you have to kind of guess the capacity की at worst case scenario कितने लोग हमारे वेबसाइट को विजिट करेंगे and all. Which you don't need. Okay, ये वाली चीज जो है ये आपको नहीं चाहिए अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करो, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करते वक्त आपको, जैसे मैंने ऑटो स्केलिंग का फंक्शन बताया, तो जितने रिसोर्सेज चाहिए जब चाहिए वी कैन रन इट. नाउ देयर इज व्हाई AWS, इट्स अ क्लियर लीडर इन प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज. तो एक्चुअली AWS की शुरुआत हुई थी अमेजन से. जब उन्होंने अमेजन वेबसाइट चलानी थी ना, तो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का इमेजिन किया कि यार कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप अमेजन को भी देखते हो, शॉपिंग वेबसाइट चलती है, कुछ डेज बहुत ज्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ डेज कम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, राइट. जैसे सेल वाला टाइम है तो ज्यादा लोग विजिट करेंगे वेबसाइट, यू नीड मोर रिसोर्सेज. तो एवरी इंटरनेट बेस्ड बिजनेस हैज अ पीक डे. ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये बात की कि हम अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का क्लाउड वाला बनाते हैं. और जब उन्होंने ये क्लाउड टर्म बनानी शुरू की और क्लाउड वाली सर्विसेज लॉन्च की, तो उनको लगा यार ये तो बाकी लोगों को भी चाहिए होगा. तो दैट इज वेयर दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग दिस एज अ सर्विस टू अदर बिजनेसेस. तो अभी भी आप कह सकते हो कि AWS जो है इसमें एक काफी बड़ा मार्केट लीडर है. जैसे अगर हम, एक कंपनी है गार्टनर, ठीक है, यू कैन क्रॉस चेक their reports for cloud computing and all. Okay, तो आपको उसमें दिखेगा कि एक तो ज्यादा प्लेयर है नहीं वैसे ही इसमें. जैसे इसमें भी देखोगे आप तो AWS इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स. AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, तीन कंपनीज हैं जिनका ज्यादा यूज केस है. बाकी आप देखोगे टेंसेंट क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, हुआवी क्लाउड, दिस आर थ्री फॉर इफ यू आर होस्टिंग थिंग्स फॉर चाइना. IBM, Oracle हैं, बट कंपेयर टू गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड AWS बड़े हैं. और AWS करंटली मार्केट लीडर है इसमें. इनफैक्ट आप कह सकते हो कि रिसेंटली एक न्यूज़ थी, AWS का वो लाइक उन्होंने लिखा था कि अमेजन प्रॉफिटेबल ही है बिकॉज ये देखोगे अर्निंग्स ऑफ विच AWS कंट्रीब्यूटेड 56% टू कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स. तो मतलब AWS ना हो, मतलब बेजोस के अमीर होने का रीजन ना जो है जेफ बेजोस, वो AWS, बिकॉज दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड. ऑलमोस्ट आप जितने स्टार्टअप्स देखते हो करंटली जो कुछ ना कुछ अपना क्लाउड पे होस्ट करके बैठे हैं, तो वो क्लाउड पे ही होस्ट करके बैठेंगे, मतलब वरना वो अपना ट्रेडिशनल डेटा सेंटर नहीं खोलेंगे. ठीक है, तो इफ यू लुक एट AWS कस्टमर्स, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी इज देयर कस्टमर. तो लेट मी शो यू हियर. तो आप देख सकते हो वैनगार्ड भी एक बड़ी कंपनी है, बट द पॉइंट इज लाइक देयर इज रियली, आप बोलो डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जैसे रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये सब थैंक्स टू AWS चल रहा है. और सारे बड़े बड़े नाम मिलेंगे आपको यहाँ पे, इवन इंडियन भी मिल जाएंगे आपको नाम. सो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन कंसिडर कि थोड़ा ना इनका काफी देयर इज लाइक यू कैन सर्च फॉर द नेम्स. जैसे इंडिया से भी रिलेटेड सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे लोग जो AWS यूज कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट
they are innovative as well. Like there is a lot of different kind of services available. मतलब जैसे यहाँ पे भी देखोगे breadth of service, when I say breadth of study, breadth of service, if you really go into AWS, तो यहाँ तमाम तरह की अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं. जैसे आप बोलोगे गेम डेवलपमेंट वाली सर्विसेज हैं, फ्रंट एंड डेवलपर टूल, डेटाबेस, ठीक है, हर तरह की सर्विस है यहाँ पे अवेलेबल. इनफैक्ट आप जैसे देखोगे क्वांटम टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, सैटेलाइट, आपको कम्युनिकेशन करना है सैटेलाइट के साथ, उसके लिए भी सर्विस अवेलेबल है. सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल. सिक्योरिटी, जैसे अगर आप अपना डेटा सेंटर खोलते हो तो आपको कई चीजों की सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा. नाउ सिक्योरिटी में ये नहीं कह रहा कि ये सिक्योर है ही है, क्योंकि कोई भी चीज में जो सबसे कमजोर सिक्योरिटी में पार्ट होता है ना, वो होता है ह्यूमन. मतलब आप जितने मर्जी चीजें लगा दो, सिक्योरिटी में अगर इंसान बेवकूफ है जो उसको यूज कर रहे हैं, तो काम खराब होगा ही होगा. ठीक है, यू कैन आस्क दिस टू एनीबडी हु हैज वर्कड इनटू सिक्योरिटी, दे विल टेल यू द सेम स्टोरी कि भाई सबसे कमजोर जो पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है वो है इंसान, जो इंसान यूज कर रहा होता है उस सर्विस को. तो सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बहुत सारी चीजों में आपको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, लेट मी क्लैरिफाई दैट. जैसे बैंक है, ओके, आप गए बैंक में, आपने लॉकर खोल दिया. अब आपने बैंक में लॉकर जाके खोल दिया, बट उन्होंने जो चाबी आपको दी संभाल के रखने के लिए, वो आपने संभाल के नहीं रखी और आपके लॉकर में कुछ साफ हो गया, तो गलती बैंक की थोड़ी है, राइट? सिमिलरली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी का मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आप ये मशीन रन कर रहे हो, ठीक है, अब ये मशीन रन करते वक्त मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपके सामने अभी ही यूजर नेम पासवर्ड दिखा दिया, ठीक है, अब ये तो ट्रेनिंग चल रही थी तो चलो दिखा दिया, ये मशीन बंद भी करनी थी. बट अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता तो ये कितनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि मैं आपके सामने यूजर नेम पासवर्ड दिखा दूं ऐसे, और रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है. ऑब्वियसली अच्छी नहीं थी, राइट? तो जैसे आपको किसी EC2 मशीन पे का यूजर नेम पासवर्ड मिला, आपने उसको डेस्कटॉप पे फाइल एक नोटपैड में डाल के सेव करके रख दिया, तो दैट्स नॉट अ ग्रेट सिक्योरिटी फ्रॉम योर साइड. AWS जो मर्जी करे, आप उसका काम खराब करवा ही दोगे. Naveen is asking, are we going to work on all those services? No, definitely no. ठीक है, और कोई आपको क्लेम करता हुआ मिले भी ऐसे कि अरे भाई सारी सर्विसेज पढ़ा दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है. सारी सर्विसेज आती भी नहीं है सारे लोगों को, किसी को भी नहीं आती है फ्रैंकली बताऊं. मतलब द रीजन फॉर दैट इज, जैसे सपोज अगर हम इसकी बात करें, अब अगर मैं मे बी यू नो, आई एम नॉट श्योर कौन कस्टमर्स यूज करते हैं इसको, बट मे बी नासा यूज करता होगा, ठीक है, इफ दे यूज क्लाउड, ओके, नासा या मे बी स्पेस एक्स या कोई ऐसे लोग यूज कर रहे होंगे इसको, सैटेलाइट वाली सर्विस. सो समझ रहे हो, मतलब इफ यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डोमेन तो हो सकता है आप वो चीजें यूज कर रहे हो, कुछ चीजें हो सकता है यूज ना कर रहे हो. जैसे मैं मे बी रोबोटिक्स वाली किसी कंपनी में, तो इस टाइप की चीजों को यूज करूं, तो सारी सर्विसेज सारी लोगों को रिक्वायर्ड ही नहीं है. एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड बेस्ड ऑन कौन क्या कर रहा है. जैसे मैं डेवलपर नहीं हूं, तो मैं डेवलपर वाले टूल्स को एक्सप्लोर करके क्या करूं, ये कोड पाइपलाइन, कोड कमिट वगैरह, ये टोटली यूजफुल है बट यूजलेस फॉर मी, ओके, क्योंकि somebody else will be doing it. तो इस चक्कर में आपको ये सारी सर्विसेज सीखने को कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, और सारी सीखने का चक्कर भी नहीं रखना है हमने, सीखना भी नहीं है सारी सर्विसेज को. ऐसा एम मत लेना, that will be a wrong aim to take. Okay, I hope it's clear. Naveen, any follow up question on that? Okay, so you get complete flexibility
फ्लेक्सिबिलिटी कैसी, जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ, आई कैन डिसाइड कहाँ मशीन चलानी है। जैसे मैंने EC2 में आपको दिखाया, आई कैन डिसाइड कितने CPU कोर देने, कितनी रैम देनी है। ऑल्सो यू गेट रिलायबिलिटी, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कई चीज़ों की रिलायबिलिटी की चिंता वो लेके बैठे हैं। जैसे मैंने EC2 मशीन चलाई, अब इसमें एक ही SSD के भरोसे वो ना रहें, इसलिए आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं रेड कंट्रोलर एनेबल किया जाता है। रेड कंट्रोलर एनेबल करके मल्टीपल SSDs के अक्रॉस डेटा स्प्रेड किया जाता है, ताकि इफ इन केस SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव कोई क्रैश कर जाए तो भी हमारा काम ना बैठे पूरा। तो कई चीज़ों की रिलायबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी टेक केयर कर ली है। जैसे अगर ये ऑन प्रेमिसेस करना होता हमें डेटा सेंटर में, तो हम रिलायबिलिटी के बारे में सोच रहे होते हैं। ऑल्सो इट इज इजी टू यूज, ये तो खैर जज करने के लिए आपके मैं छोड़ दूंगा कि ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी आपको, एक दो बार देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन से फेमिलियर होना पड़ेगा, बट इट्स वे मच इजियर टू यूज देन अ ट्रेडिशनल डेटा सेंटर। देन देर इज अवेलेबिलिटी, रीजन्स एंड एजी। रीजन्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इन सबको हम रीजन कहते हैं कि जोग्राफिकली आपके रिसोर्सेज कहाँ होस्ट होंगे जिनको आप यहाँ चलाना चाह रहे हो। ओके, ऑल्सो विद इन अ रीजन देर इज मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, आई विल कम टू दैट डिस्कशन लेटर। मतलब ऐसा नहीं है कि मुंबई में कोई एक डेटा सेंटर खोल रखा है इन्होंने, देर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल। एजी को कल देखेंगे मोस्ट लाइकली, आई थिंक आज हम शायद इस डिस्कशन में ना आए। देर इज स्केलेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि जैसे आपने ऑटो स्केलिंग का फंक्शन देखा, ऑटो स्केलिंग में सच में आप जितना स्केल आउट करना चाहो उतना स्केल आउट कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रा। और परफॉर्मेंस भी बेटर है। इट हैज ऑल द हाइब्रिड कैपेबिलिटीज। हाइब्रिड कहने से मेरा मतलब क्या है, जैसे कई लोगों को लगता है कि ना यार क्लाउड ही यूज होगा, लेट मी क्लैरिफाई दैट एज वेल। ऐसा नहीं है कि क्लाउड ही यूज होगा, ऐसा नहीं है कि ऑन प्रेमिसेस ही यूज होगा। जो मेरे हिसाब से, जो मेरे को पर्सनली लगता है, most companies will follow a hybrid approach where some things are run on premises, some things are run in cloud. Why? The reason for that is, सारी चीजों के लिए आप क्लाउड नहीं यूज कर सकते। जैसे आप स्टिल एम्प्लॉयज रखोगे, उनको लैपटॉप्स वगैरह दोगे, वो ऑफिस में आएंगे, काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि अब आप ये एम्प्लॉय थोड़ी अपलोड कर दोगे क्लाउड में। एज ऑफ नाउ तो कुछ है नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी, मे बी इन फ्यूचर ऐसा होगा, भाई दिमाग किराए पे ले लो तनख्वाह दे दिया करना। सो इट हैज ऑल द हाइब्रिड कैपेबिलिटीज। हाइब्रिड कैपेबिलिटीज इन द सेंस कि जैसे मान लो हमारे पास कोई हमारा ऑफिस का अपना डेटा सेंटर बिल्टअप है, और हम चाहते हैं कि ये AWS के साथ इंटीग्रेट हो जाए, मे बी हमारे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसके साथ, और दूसरे उन उस तरफ के सॉल्यूशन के साथ VPN या कई और उस तरह के ऑप्शंस आपके पास टोटली अवेलेबल हैं, ताकि लोअर लेटेंसी के साथ आप इस चीज को रन कर सको। ठीक है, तो यू ऑल्सो हैव ऑटोमेटेड मल्टी रीजन बैकअप्स। ऑटोमेट कर सकते हो आप बैकअप्स को कि अगर एक रीजन में कुछ दिक्कत आए भी तो दूसरे रीजन से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाओ। और लाइक आई सेड, पे एज यू गो प्राइसिंग है, तो बिल आएगा, बिल उस हिसाब से आएगा जिस हिसाब से आप यूजेज करोगे। बेनिफिट्स, यू गेट स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी, कई चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है। ऑल्सो यू गेट हाइएस्ट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, फास्टेस्ट परफॉर्मेंस। फास्टेस्ट परफॉर्मेंस में मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, देखो इन्होंने कई चीज़ों में ना बेटर परफॉर्मेंस के लिए
अपना प्रोसेसर, अपने कई हार्डवेयर चीज़ें बनानी शुरू कर दी है. दिस माइट बी न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू, बट जैसे आप देखोगे AWS के ग्रेविटॉन प्रोसेसर्स हैं, ये इन्होंने अपने बनाए हैं प्रोसेसर, इंटेल AMD के नहीं है. ठीक है, तो for performance things and many other things, they are really working hard on many things here. Okay. Also, it has one of the largest global footprint. क्योंकि अगर आप ऐसे सर्च करो जैसे AWS ग्लोबल इंफ्रा, तो they have their data center spread across multiple locations. ठीक है, तो जैसे बट लाइक इफ आई रिफ्रेश द पेज, ये देखोगे आप, ये इन्होंने ग्लोबली अलग अलग रीजन्स दिखा रखे हैं आपको यहाँ पे. जैसे मुंबई है, हैदराबाद है, UAE है, बहरीन है, लॉट ऑफ रीजन्स आर अवेलेबल हियर. तो इनमें से कुछ बनाए भी रहे हैं नए, ये जैसे थाईलैंड एंड मलेशिया आर कमिंग सून. सो लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ रीजन्स आर देयर. इनफैक्ट देखोगे तो इनके पास 32 लॉन्च्ड रीजन्स है. रीजन एक बड़ी चीज है जिसके अंदर बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं. जैसे आप अगर मुंबई को देखोगे तो मुंबई के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन. थिंक ऑफ रीजन एज अ बिग थिंग जिसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन है. बाकी हम इसके ज्यादा डिस्कशन में कल जाएंगे कि अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, कैसे होता है एंड ऑल. तो इससे आपका पूरा का पूरा जो इंफ्रा है वो ज्यादा बेटर अवेलेबल है. मतलब इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर वेंडर, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खर्च कर रखा है इस पे, तो देर इज लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स अवेलेबल. इनफैक्ट 600 प्लस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस ये बोलते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप बोलोगे AWS मुंबई में और हैदराबाद में ही है. देर आर ऑल्सो अदर वी कॉल रीजनल कैशेस. तो वो कोलकाता में, बैंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में, इनफैक्ट पुणे में, बड़े बड़े शहरों में आपको मिल जाएंगी. तो when they say 600 प्लस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, तो आप मान के चलो लगभग ये बड़े बड़े शहरों में आपको ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हो जाएगा. सो बेनिफिट क्या है उससे? बेनिफिट इससे ये है कि जैसे अगर आप कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मल्टीपल रीजन्स में चलाना है, जैसे नेटफ्लिक्स है. ठीक है, नेटफ्लिक्स इज अ ग्लोबल कंपनी, तो दे वुड हैव some of their servers running in India, some of their servers running in US and all these different countries जिनको वो सर्व करते हैं. तो ऐसे में उनके लिए भी अच्छा हो जाता है ये सोल्यूशन बनाना, राइट? इजी हो जाता है. सो ये वैसे थोड़ा सा पुराना इमेज है, क्योंकि नाउ एट दैट टाइम हैदराबाद नहीं था. हैदराबाद इन्होंने लास्ट दिसंबर में लॉन्च किया था. एक साल मेरे ख्याल से इस साल, इस अभी 2-4-5 दिन में हो जाएगा उसको. अराउंड 2025 इश दिसंबर लॉन्च किया था. इसको आप चेक कर सकते हो AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेटेस्ट. बाकी मेरे ख्याल से आज इतना ही करते हैं, क्योंकि कुछ और डिस्कशंस हमें करने हैं जो वो थोड़े फिर लंबा एक्सटेंड हो जाएंगे. तो कल हम स्टार्ट करेंगे रीजन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, क्लाउड में वो जो एज अ सर्विस वाले मॉडल होते हैं वो सब क्या है. तो हमने बात करनी थी रीजन की. कल जो हमने बात की थी उसके आगे हम बिल्ड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैसे चलेगा. नाउ मैंने कल आपको दिखाया भी था दैट व्हेन यू लॉग इन टू द AWS अकाउंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन इज दैट आप यहाँ पे जाके रीजन सिलेक्ट करते हो. नाउ व्हाई इज दिस यूजफुल? बिकॉज हम जोग्राफिकली हमारा रिसोर्सेज कहाँ होस्ट कर रहे हैं इस पे हमारा कंट्रोल है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे अगर मैंने यहाँ नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट किया तो रिसोर्स कहीं इंडिया में चल जाएंगे. नहीं, इफ यू वांट रिसोर्सेज टू बी रनिंग इन मुंबई, हैदराबाद regions, you can select that
एंड यहाँ देखो, यहाँ मीनू नहीं बदलता आपका। अगेन आई डोंट वांट यू टू एक्सप्लोर दिस टुडे, बट मैं ये रीजन की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, नॉट जस्ट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इसलिए यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जैसे सपोज करते हैं EC2 के पेज में जाए, तो पेज सेम दिखता है, चाहे आप यहाँ जाओ नॉर्थ वर्जीनिया, या चाहे आप मुंबई जाओ या किसी और में भी जाओ। तो ऐसा पेज से आप जज नहीं कर पाओगे कि मैं दूसरी जगह चला गया हूँ। बट इफ यू लुक एट मुंबई, देखो यहाँ पे आपके URL में डिफरेंट है चीजें, जैसे यहाँ AP South 1 लिखा है, एंड यहाँ पे आपके US East 1 लिखा है। तो इन हर एक रीजन का ना इन्होंने एक नाम रखा हुआ है। जैसे नॉर्थ वर्जीनिया वाले रीजन का आप देखोगे तो यहाँ US East 1 है, US East 2, West 1, West 2, AP South 1, 2, ऐसे नाम रखे हुए हैं। तो रीजन होता क्या है? रीजन इज बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मल्टीपल जगहों पे होस्टेड हैं। तो आप किस पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में चाहते हो वो सिलेक्शन का ऑप्शन आपके पास रहे, इसलिए उन्होंने रीजन का कंसेप्ट बना। नाउ द बेनिफिट ऑफ दिस इज लाइक यू कैन चूज, मतलब यू डोंट हैव टू गेस कि वो रिसोर्सेज कहाँ चलाए होंगे। द अदर पार्ट, लाइक कॉमनली लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार व्हाई वुड आई चूज अ स्पेसिफिक रीजन, राइट? मतलब एक रीजन की जगह दूसरी रीजन हम क्यों चुनेंगे? तो उसका रीजन क्या है? जैसे सपोज करते हैं, ठीक है, मैं A और B के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा हूं, कोई भी दो डिवाइसेस हैं इंटरनेट पे। जितना जोग्राफिकली ये दूर होंगे एक दूसरे से, उतना डिले या उतना परफॉर्मेंस वैसी होनी ही होनी है। मतलब सपोज करो ये इंडिया में है, ये US में है, यू कैन ट्राई टू रिड्यूस द डिले, बट एक टाइम पे एक सर्टन डिले आपको लगना ही लगना है between A and B, versus let's say A trying to communicate to some C device which is hosted maybe in India. Okay, क्योंकि ये जोग्राफिकली नजदीक है, यहाँ पे आपको डिले कम मिलेगा ही मिलेगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स क्रॉस करके आप वहां पे पहुंचो। नाउ ऑब्वियसली जो भी चीज आप क्लाउड पे बना रहे हो, आप बना क्यों रहे हो? पीपल विल कम, राइट? यू विल हैव सम काइंड ऑफ कस्टमर्स हु विल विजिट योर वेबसाइट, एंड वो उसको खोलेंगे, वो उसको फेच करेंगे। तो वन रीजन व्हाई यू वांट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रीजन इज कि आपके कस्टमर्स जोग्राफिकली कहाँ हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसमें इंडियन कस्टमर्स यूज करेंगे उसको। मान लो हम लोकल लैंग्वेज में सॉन्ग्स होस्ट कर रहे हैं, मूवीज होस्ट कर रहे हैं वगैरह, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी वगैरह जो लोकल लैंग्वेजेस है हमारी, उनमें होस्ट कर रहे हैं चीजें। तो ऑब्वियसली वी आर केटरिंग टू इंडियन कस्टमर्स, तो इट विल मेक सेंस कि हम मुंबई एज अ रीजन सिलेक्ट करें या हैदराबाद सिलेक्ट करें, राइट? सो वन रीजन व्हाई वी सिलेक्ट अ रीजन इज पर्टिकुलरली कि कस्टमर्स कहाँ हैं, कस्टमर्स की जोग्राफिक लोकेशन, कस्टमर्स के हम नजदीक रहें। दैट इज वन रीजन व्हाई वी वांट टू सिलेक्ट अ रीजन। द अदर रीजन व्हाई यू वुड वांट टू चूज अ रीजन इज, कई बार आपके पास जो सर्विस आप यूज करना चाह रहे हो क्लाउड पे, वो कहाँ अवेलेबल है उस पर डिपेंडेंट बात भी है। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, ये पहले की बात है, अब तो खैर नहीं है ऐसा। व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे पहले ना इन्होंने मैक इंस्टेंसेस लॉन्च किए जब, तो मैक इंस्टेंसेस सबसे पहले ना नॉर्थ वर्जीनिया में आए थे। तो जनरली होता यह है क्योंकि नॉर्थ वर्जीनिया इनका ओल्डेस्ट रीजन है, सबसे ओल्डेस्ट। तो जनरली होता यह है कि जो चीज पहले लॉन्च करनी थी उनको काफी बार ये उसे नॉर्थ वर्जीनिया में लॉन्च करते हैं, एंड देन दे स्लोली रोल इट आउट टू अदर रीजन्स। तो जैसे मान लो मैक इंस्टेंस ही चलानी थी मेरे को तब, okay, अब तो खैर मुंबई में भी है या और रीजन्स में भी आ गई, बट एट दैट टाइम अगर आप मुंबई वाला रीजन सिलेक्ट करो ना, तो आप EC2 पे मैक नहीं चला सकते थे। बट इफ यू वांटेड रियली टू रन मैक इंस्टेंसेस, तो आपको नॉर्थ वर्जीनिया किसी और रीजन में जाना पड़ता। तो कई बार कुछ सर्विसेज को लेके, बहुत
माइन्यूट ये छोटे छोटे रहेंगे ऑप्शन, जैसे उनके हिसाब से आपको हो सकता है सिलेक्ट करना पड़े, ठीक है। सो दिस कुड बी द सेकेंड रीजन। नाउ कई बार एक थर्ड रीजन अगर आप देखोगे वो है प्राइसिंग। जैसे सपोज करो, आई एम नॉट श्योर ऐसा किस किस जगह पे है, बट सपोज करो कोई चीज का प्राइसिंग, वैसे इसमें बहुत ही माइन्यूट फर्क होगा, मतलब 0.00 समथिंग फर्क होगा, बट कई बार क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पे वो चीज 0.04 मान लो पर जीबी कॉस्ट है किसी चीज का भी, ठीक है, मे बी स्टोरेज का या कुछ ऐसा, एंड मे बी नॉर्थ वर्जीनिया में 0.0023 है, and maybe we don't care much about keeping it close to the customer location. तो हो सकता है हम कोई एक पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट करें, या जैसे मुंबई हैदराबाद में मान लो वैसे कॉस्ट में फर्क नहीं है, मैक्सिमम चीजें जो मैंने देखी हैं उनमें किसी में कॉस्ट में फर्क दिखा नहीं मेरे को, बट अगर फर्क हो तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली सस्ते वाला चुनेंगे, राइट। मतलब मुंबई और हैदराबाद में फर्क तो बहुत ज्यादा कोई है नहीं, आपको लैग या उसके हिसाब से कोई फर्क नहीं मिलेगा। नाउ देयर कैन बी अ फोर्थ रीजन, ओके। मैंने आपको तीन रीजंस बता दिए, चौथा रीजन बताता हूँ व्हाई यू वुड वांट टू सिलेक्ट अ रीजन। पहला है कि आपकी कस्टमर्स की लोकेशन, दूसरा सर्विस अवेलेबिलिटी, ठीक है, तीसरा होगी प्राइसिंग, चौथा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो सकती है कई बार, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे सपोज करते हैं हम कोई फाइनेंशियल कंपनी है, ओके, मान लो बैंक है या कोई एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, लाइक बजाज फाइनेंस या श्रीराम फाइनेंस वगैरह टाइप की, या कोई बैंक है। अब इसमें बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन बिजनेसेस में। आरबीआई इंडिया में रेगुलेट करता है कि वो बोलता है कि भाई सारी चीजों के स्टैंडर्ड्स बोलते हैं वो, कि आईटी में ये होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। जैसे सपोज करो आरबीआई वाला बोलते हैं कि भाई जो आपका डेटा है कस्टमर्स का, वो जोग्राफिकली इंडिया के अंदर स्टोर करना है, जोग्राफिकली इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए। Now, in that case, suppose we as a bank are trying to use AWS to serve our customers, कुछ होस्ट करेंगे, कुछ एप्लीकेशन रन करेंगे, तो हम क्या करेंगे? In that case, हम डेफिनेटली मुंबई या हैदराबाद सिलेक्ट करेंगे। Why? Obviously, रेगुलेटर से पंगा तो नहीं लेंगे इस केस में, कि now you might say उनको क्या ही पता चलेगा, बट जिस दिन पता चलेगा उस दिन कोई फाइन या कोई लाइसेंस कैंसिल कर देंगे तो बिजनेसेस डोंट वांट टू डू दैट, ओके। तो वी डोंट वांट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ, राइट, या रेगुलेटरी बॉडी, सरकार से पंगा नहीं लेना है, राइट। तो दिस कुड ऑल्सो बी रीजन व्हाई यू वांट टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रीजन। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। जैसा आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वीजा वालों के साथ हुआ था, वीजा वालों मतलब वीजा एंड मास्टर कार्ड जो ये देते हैं ना, सम टाइम बैक देयर वाज अ न्यूज़ कि वीजा वालों के कार्ड इशू आरबीआई ने रोक दिया था। आरबीआई ने बैंक्स को मना कर दिया था कि वीजा वाले कार्ड आपको नए इशू नहीं करने, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ही डेटा का रिक्वायरमेंट बोला था, तो वीजा वालों ने अभी उसको अप्लाई नहीं किया था बाय द डेडलाइन डेट। सो रेगुलेटर्स से पंगा नहीं लेते, ओके। So each AWS region is designed to be isolated from other AWS region. मेन बेनिफिट ये है कि आपके पास बेटर फॉल्ट टॉलरेंस और स्टेबिलिटी हो जाती है। तो जैसे हम हो सकता है अगर मशीन्स को जिनको हम रन करेंगे या जिन चीजों को चलाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम मे बी कुछ चीजें मुंबई में रन कर सकते हैं और कुछ चीजें हैदराबाद में रन कर सकते हैं, वर्स्ट के सिनारियो। वैसे रीजन में ऐसा पूरा रीजन डाउन हो बहुत 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 रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है, मतलब। तो बट स्टिल देखो, यू डोंट वांट टू रिलाई टोटली ऑन एडब्ल्यूएस एज वेल, कि हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे कोई बाढ़ आ जाए कहीं, या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो नेचुरल कैलेमिटीज जैसे उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इन दैट केस इट मेक सेंस कि आप क्या करो, अपना बेटर फॉल्ट टॉलरेंस के लिए मल्टी रीजन में स्प्रेड करो। आई होप इट इज क्लियर। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।
ठीक है, ऑलराइट। अब विद इन रीजन भी इन्होंने क्या किया हुआ है, फॉल्ट टॉलरेंस देने के लिए आपको, क्योंकि यू वांट रिडंडेंसी, आउटेज नहीं चाहिए हम, तो आप ऐसा कह सकते हो, मतलब जस्ट टू ड्रॉ अ डायग्राम, जैसे अगर हम बोले ये बड़ा सा डब्बा एडब्ल्यूएस के सारा इंफ्रा है, उसमें एक रीजन होता है, जैसे मान लो ये मुंबई है, ऐसे ही एक और रीजन है, मान लो नॉर्थ वर्जीनिया। ये पूरा एडब्ल्यूएस, मैं डब्बे डब्बे इसलिए बना रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कौन सी चीज ज्यादा बढ़िया है। ऑब्वियसली पूरा एडब्ल्यूएस का इंफ्रा इंक्लूड्स ऑल द रीजन्स। अब इस रीजन के अंदर आपके पास अवेलेबिलिटी जोन, जिसे कई बार हम शॉर्ट में एजी बोलते हैं, ये बनाने के ऑप्शन है। मतलब एजी बनते क्या, बनाए हुए हैं ऑलरेडी उन्होंने, बट यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन। जैसे जब मैं एक EC2 इंस्टेंस रन कर रहा हूं विंडोज की, तो आई कैन सिलेक्ट कि मैं मुंबई की किस अवेलेबिलिटी जोन में इसे चलाऊं, और आगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी मैं आपको। जब हम VPC वगैरह नेटवर्किंग को देखेंगे तो फिर हम इस चीज को थोड़ा ज्यादा थॉरोली देखेंगे भी। तब तक आप थोड़ा सा भरोसा रखना कि सच में ऐसा होता है। होता ये है, इनका पर्पस क्या है आपको अवेलेबिलिटी जोन बताने का, ये चाहते हैं आप बेटर फॉल्ट टॉलरेंस के साथ चीजें डिप्लॉय करो। अब बेटर फॉल्ट टॉलरेंस के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है आपके पास, जैसे मान लो मेरी कोई एप्लीकेशन में रन कर रहा हूं जिसमें मैं 3 सर्वर्स चलाऊंगा, ओके, या मान लो 6 सर्वर्स चलाऊंगा। क्यों चला रहा हूँ 6? क्योंकि मैं चाहता हूँ रिडंडेंसी रहे। तो इट मेक सेंस कि मान लो मैं मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं दो एक अवेलेबिलिटी जोन में सिलेक्ट करूं, दो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में, दो तीसरे अवेलेबिलिटी जोन में। इससे फायदा क्या होगा, वर्स्ट केस सिनारियो, इस पूरे अवेलेबिलिटी जोन को कुछ हो जाता है तो चांसेस कम है कि दूसरे वाले अवेलेबिलिटी जोन्स भी इंपैक्टेड हो। ओके, तो अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट आपके लिए फॉल्ट टॉलरेंस डिसाइड करने के लिए है। ओके, और आप बोलोगे ये अवेलेबिलिटी जोन है क्या, तो ये इन्होंने बनाए तो डेटा सेंटर ही हैं, बट इट इज हैविंग मल्टीपल डेटा सेंटर्स विद इन एन अवेलेबिलिटी जोन। मतलब ऐसा नहीं कि ये एक डेटा सेंटर है, और इनके बीच में जनरली मीनिंगफुल डिस्टेंस से सेपरेशन है। मतलब कई बार कई अवेलेबिलिटी जोन्स में 40-50 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा। तो समझ रहे हो ना, जैसे मतलब मान लो बाढ़ आ गई इधर, ठीक है, या कुछ भी ऐसा आ गया जो इम्पैक्ट कर रहा है इस चीज को, मे बी कुछ कैटास्ट्रोफिक बिजली का फेलियर हो गया, तो इट इज वेरी लेस लाइकली कि ये वाला एजी भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे यहां देखोगे ईच AWS रीजन हैज मल्टीपल आइसोलेटेड लोकेशंस नोन एज अवेलेबिलिटी जोन। जैसे हर एक रीजन का उन्होंने एक कोड दे रखा है। जैसे नॉर्थ वर्जीनिया का नाम रखा है US-East-1। ओके, ये आपको यहाँ दिखा भी होगा जब हम AWS कंसोल में देखें तो, राइट। जैसे मुंबई का AP-South 1 रखा है, अलग अलग रखे। अब नॉर्थ वर्जीनिया में इन्होंने क्या किया है, नॉर्थ वर्जीनिया में 6 अवेलेबिलिटी जोन। तो जैसे नॉर्थ वर्जीनिया वाले का नाम है US-East 1, तो अगर मैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर बात करूं, ठीक है, US-East 1 रीजन के अंदर, तो उसके अंदर इन्होंने US-East 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F करके इन्होंने एजी बना रखे। कॉमनली मिनिमम आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन तो मिलेंगे मिलेंगे AWS के इंफ्रा में। किसी भी रीजन को आप सिलेक्ट करो, कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन मिलेंगे मिलेंगे। जब इनको ज्यादा बड़े बड़े अवेलेबिलिटी जोन्स और हो जाते हैं तो दे ट्राई टू ओपन मोर, एंड दिस इंफॉर्मेशन यू कैन क्रॉस चेक इवन इन द डॉक्यूमेंटेशन। लेट मी टेक यू टू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस। जैसे ये दिख रहे हो US-East 1 में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, EU-West 1 में, तो किस में कितने अवेलेबिलिटी जोन है ये अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें तो लेट्स सर्च फॉर AWS ग्लोबल इंफ्रा। अगर आप यहां जाओगे जहां मैं कल मैप दिखा रहा था आपको, तो इसमें अगर आप रीजन एंड एजी पे जाओगे
तो आपको दिख रहा है जैसे नॉर्थ अमेरिका, इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में देयर आर दीज रीजन्स, कनाडा सेंट्रल, नॉर्थ वर्जीनिया। इनफैक्ट यू कैन सी ये गव क्लाउड है, ओके ये यूएस गवर्नमेंट के लिए डेडिकेटेड बना रखा है इन्होंने। इसके अंदर आप जाके चीजें नहीं चला सकते until unless you are involved with the project of US गवर्नमेंट। ओके तो आप देख सकते हो गव क्लाउड यूएस वेस्ट एंड गव क्लाउड यूएस ईस्ट, ये बना रखे हैं। फाइन। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जैसे अगर हम इसमें ही देखें, आप जैसे नॉर्थ वर्जीनिया पे जाओ तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में आपको दिख रहा है इट वाज लॉन्च्ड इन 2006 एंड एट द सेम टाइम व्हाट यू सी इज इसमें 6 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। ये आपको यहाँ नीचे भी दिखा देगा, नॉर्थ वर्जीनिया में 6 हैं, ऑरेगन में कितने हैं, कनाडा सेंट्रल में कितने हैं। तो मैक्सिमम कम से कम द मिनिमम दैट यू विल फाइंड इज 3। ओके आई थिंक जैसे हैदराबाद आई थिंक दिसंबर लास्ट ईयर लॉन्च किया था इन्होंने, दिसंबर 2022, ये लिखा है 2022 बट लाइक बिकॉज आई एक्टिवली फॉलो ऑल दीज थिंग्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये दिसंबर 2022 के आसपास इन्होंने लॉन्च किया था एंड उसमें भी आप देख सकते हो कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। उसके बाद शायद एक आध और लॉन्च हुए होंगे, आई एम नॉट श्योर। 2023 में लॉन्च किया है कोई, या इजराइल वाला 2023 टेल अवीव। बट इवन इन दिस वन यू कैन सी है ना 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर। अब लेट्स से लेट्स टेक दिस एग्जांपल और एक चीज और समझते हैं। रीजन यहाँ कितने हैं आपके इस एरिया में, एशिया पैसिफिक में? ऑब्वियसली मुंबई है, हैदराबाद, राइट? बट देन if you look at another thing, there is something called an edge location. edge location क्या है? यहां पे इन्होंने कैशिंग करने के लिए, ठीक है, लेट मी पेन वाली यूटिलिटी चला लेता हूं मैं। यहां पे इन्होंने कैशिंग करने के लिए ना और छोटी छोटी लोकेशंस खोल रखी हैं। अब मैं इंडिया का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बिकॉज एटलीस्ट आपको ज्योग्राफिकली ये तो पता होगा ना कौन सी चीज कहाँ है। मतलब मैं बैंगलोर बोलूंगा तो कहीं कोई इधर नॉर्थ इंडिया में ढूंढने नहीं चला जाएगा उसको, राइट? तो इसलिए इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूं। तो जैसे एज लोकेशन क्या है, सपोज करो कोई चीज है जो मान लो मेरा यूजर है नॉर्दर्न इंडिया साइड का ही, ठीक है, एंड वो अगर मुंबई तक भी आता है कई बार थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिले, वी आर बिग कंट्री। ऐसे में हम क्या चाहते हैं, हम उसके नजदीक प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं। तो आप देखोगे इन्होंने एक एज लोकेशन, एज लोकेशंस बहुत ज्यादा भी खोल देते हैं, ठीक है। एज लोकेशन जैसे देखोगे इंडिया में दिल्ली भी एक एज लोकेशन है, पुणे भी एज लोकेशन है, बैंगलोर एज लोकेशन है, एंड लाइकवाइज चेन्नई एज लोकेशन है, ठीक है। एज लोकेशन ज्यादा है, कोलकाता भी है इनफैक्ट। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखो इसको ज्यादा एज लोकेशंस बनाने का इनका पर्पस क्या है। जैसे कई बार, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें कमांड्स, सॉरी कमांड्स तो नहीं बट लाइक यू हैव टू एनेबल दीज थिंग्स। ऐसे ऑटोमेटिकली सब कुछ नहीं चलता है। बट सपोज करो हमने अगर एज लोकेशंस का यूज करने के लिए डिप्लॉय की हुई हैं चीजें, तो होगा ये कि कंटेंट को यहाँ कैश किया जाएगा। जैसे मान लो कोई फाइल है, हैवी फाइल्स के लिए हम प्रेफर करते हैं, जैसे मान लो वीडियो फाइल, ओरिजिनली मे बी मुंबई में होस्टेड है, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको यहाँ कैश कर रहा हूं, ओके, दिल्ली वाली लोकेशन पे कैश कर रहा हूं, मतलब टेम्परेली स्टोर कर रहा हूं। व्हाई एम आई स्टोरिंग दैट? सो दैट जैसे J&K से, पंजाब से, हिमाचल से कोई एक्सेस करता है मेरी एप्लीकेशन को, तो
that video will be streamed from Delhi itself, from the caching, rather than वो मुंबई आए. ओके तो जैसे आप देखोगे भी यहाँ पे, बट आप जाके चीजें नहीं चला सकते एज लोकेशन पे. ठीक है, जैसे जस्ट टू बी क्लियर, यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको कहीं कहीं पे भी ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे भी दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता ये सब नहीं मिलेगा. बट इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, एज लोकेशंस, तो एज लोकेशन देखो इधर कहाँ है, बैंगलोर में है. एज लोकेशन चेन्नई में है. ऑलमोस्ट भारत के कोने कोने में इन्होंने फैला रखा है. तो जैसे देखोगे हैदराबाद में भी है, देन कोलकाता है, मुंबई, दिल्ली, पुणे. बहुत पहले पुणे नहीं होता, आई थिंक 1-1.5 साल पहले तक पुणे में नहीं था, 2 साल तक, 2 साल पहले. तो दीज आर द एज लोकेशंस. ओके, सो एज लोकेशन क्या होती है? एज computing services provide infrastructure and software and move data processing and analysis as close to the endpoint as necessary. तो जैसे ओरिजिनली कहीं पे भी होस्टेड हो वो चीज, जब आप उसे एक्सेस करोगे वो एज लोकेशन पे उस ऑब्जेक्ट को या उस फाइल को या जो चीजें हैं उनको कैशिंग कर देगा. जब वो कैशिंग करेगा, बेनिफिट विल बी दैट ईच टाइम यू आस्क फॉर दैट फाइल, आप ऑल द वे ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं जा रहे हो. ओरिजिनल लोकेशन पे जाना मतलब जहां पे ओरिजिनली होस्टेड, जैसे मुंबई का एग्जांपल ले रहा था मैं, आप उसको दिल्ली से ही एक्सेस कर लोगे तो वो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वाइज बेटर रहेगा. बट ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंट है, मतलब अपने आप नहीं चल रहा कुछ भी. ओके, नाउ AWS हैज अ लॉट ऑफ सर्विसेज, और सारी सर्विसेज किसी को नहीं आती हैं, मेरे को भी नहीं आती हैं. सारी सर्विसेज सीखने का कोई हमें मतलब भी नहीं है. ओके, हेलो ऐसा एम करना है. हाँ जी, राम नरेश बताओ. सर, ये एज लोकेशन भी एज डेटा सेंटर ही तो होगा ना, एक तरह से कह सकते हैं. हाँ होगा तो डेटा सेंटर ही, तो फर्स्ट टाइम जो जब रैक्स होंगे. हम्म फर्स्ट टाइम तो ये कस्टमर एक्सेस करेगा तो एज लोकेशन पे जाएगा या जहाँ पे ओरिजिनल है वहां पे जाएगा फर्स्ट टाइम? देखो ये मैंने जैसे कहा, मैंने वर्ड यूज किया कैशिंग होगी इसकी कंटेंट की. कैशिंग वर्ड आप तब भी जब भी यूज करते हो वो क्या होता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है किसी चीज ओके, की, राइट? राइट. तो ओरिजिनली फाइल यही है, या ओरिजिनली जो कंटेंट है या सर्वर है वो सब यही है. ओके, ओके. ये बस कॉपी बना रहे हो आप यहाँ पे. पहली बार जब कोई यूजर, लेट्स से मान लो, सपोज करते हैं हमारी नेटफ्लिक्स जैसी सर्विस है एंड हमने कोई वीडियो लॉन्च किया, तो पहली बार कोई यूजर एक्सेस करेगा तो उसको तो थोड़ा सा लैग मिलेगा, क्योंकि वो ओरिजिन तक ही जाएगा. क्योंकि कैशिंग तभी होगी जब ये फाइल को पहली बार कोई फेच कर लेगा. बट सब्सिक्वेंट यूजर्स जब खोलेंगे इसे, तो उन्हें नहीं जाना पड़ेगा मुंबई तक या जो भी जहां भी होस्ट किया ओरिजिन पे, वो एज लोकेशन से ही उसे एक्सेस कर लेंगे. ठीक है, तो कैशिंग कब बनेगी सर? जब कोई फर्स्ट यूजर एक्सेस करेगा तब कैशिंग हाँ बनेगी? मतलब ये कैशिंग तब होगी जब पहली बार एक्सेस करेगा कोई भी. कोई भी. ओके सर. ओके सर. नाउ AWS सर्विसेज बहुत सारी हैं, ठीक है, इनमें से कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक्चुअली बहुत सारी पढ़ेंगे, बट थोड़ा एक ऑर्डर में. ओके, तो जरूरी नहीं है हम ऑर्डर यही फॉलो करें, बट इनमें से बहुत सारी सर्विसेज हम देखने वाले हैं. जैसे EC2 देखेंगे, फिर VPC देखेंगे, हम डेटाबेस का भी कुछ कुछ चीजें देखेंगे. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, यू नो, इफ यू आर वेरी इंथुसियास्टिक अबाउट डेटाबेस, तो मैंने डेटाबेस बहुत ज्यादा नहीं देख रखा. ठीक है, मैंने डेटाबेस उतना ही देखा है जितना मेरे को इस सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड था. एंड लाइक आई सेड, यू नो, नॉट एवरीबडी नीड्स एवरीथिंग हियर. तो आपको भी थोड़ा सा पिक एंड चूज करना पड़ेगा इवेंचुअली कि यहाँ पे क्या आप यूज करना चाहते हो, बिकॉज उन चीजों को आप ज्यादा एक्सप्लोर करोगे. जैसे मे बी इफ यू आर इनटू नेटवर्किंग एंड ऑल, तो आप VPC, इंटरनेट गेटवे, राउटिंग वगैरह इन सब चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर करोगे. इफ यू आर इनटू डेटाबेस तो फिर
आपके पास रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, आरडीएस, डायनामोडीबी, ये सब ज्यादा यूजफुल होंगे। हाँ, सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए तो आप जो रिक्वायर्ड है वो सारा करोगे, बट यू विल हैव टू बी चूजी, क्योंकि ये एडब्ल्यूएस की सारी सर्विसेज अगर हम बोले हैं तो ये पूरा आईटी का डिपार्टमेंट है, राइट? तो आई डोंट थिंक वी हैव एनी रजनीकांत हियर, जो मतलब ना आईटी में वन मैन आर्मी टाइप का बन जाए बंदा, बोले जी सब संभाल लेते हैं। तो आई जस्ट वांट टू क्लियर द एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स। नाउ ये कॉमनली आपको वर्ड सुनने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या है, इसकी बात कर लेते हैं जरा। देखो, जैसे लेट्स फॉलो अ डायग्राम फॉर दिस फर्स्ट। मैं कोई चीज होस्ट करना चाहता हूं, तो आप उसके लिए क्या करोगे? अगर आप ऑन प्रेमिसेस होस्ट करना चाहते हो अपना डेटा सेंटर खोल के, तो आप काम कुछ ऐसे करोगे कि सारी की सारी चीजें स्क्रैच से अपने पास डिप्लॉय करो। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे सर्वर है, ठीक है, चलो सर्वर खरीद के ले आए। अब सर्वर कनेक्ट कहाँ करेंगे? सर्वर किसी नेटवर्किंग इक्विपमेंट पे लगाएंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो हम घर में इंटरनेट कंपनी खोल रही हैं, ठीक है, तो हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, एक राउटर लगाएंगे, कहीं पे एक कनेक्शन लगाएंगे सर्विस प्रोवाइडर का, जहां से लोग आके हमारे पास हमारी होस्टेड चीजों को एक्सेस करेंगे, राइट? तो जैसे आप नेटवर्किंग करोगे उसके बाद धीरे धीरे आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगी, तो आप इतने से काम नहीं चलेगा, आप बोलोगे मैं भी 2 सर्वर लगाते हैं, 3 सर्वर लगाते हैं, फिर आप सैन लगाओगे। अ, इसमें जैसे मैंने वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल दिया था, आप हाइपरवाइजर लगाओगे, राइट? यू विल यू नो पुट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन इट, जैसे लिनक्स कॉमनली, या विंडोज सर्वर वगैरह जो भी है, फायरवॉल्स, सिक्योरिटी इक्विपमेंट, हर तरह की चीजें लगेंगी। फिर आप उन पे कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल करोगे, मिडलवेयर, ड्राइवर्स, रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा वगैरह के, जैसे आपने कई बार सी प्लस प्लस रन टाइम, जावा रन टाइम ऐसे देखे होंगे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल होते हुए, वैसे डलेंगे। फिर कुछ डेटा रखोगे, एप्लीकेशन रखोगे, मतलब फॉर द होल आईटी स्टैक यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। और इसीलिए हम इसे ऑन प्रेमिसेस को थोड़ा सा ट्रबलसम मानते हैं, क्योंकि सोच के देखना, जैसे सपोज करते हैं हमारा काम है, मान लो सोप बनाना, मान लो हम साबुन, यू नो साबुन तेल ये सब बनाते हैं और बेचते हैं ऑनलाइन, नई कंपनी खोली आप। नाउ आईटी इज नॉट द मेन पार्ट, राइट? आईटी इज जस्ट अ थिंग दैट वी यूज फॉर आवर बिजनेस एंड वी डोंट वांट टू गेट टू मच इन्वॉल्व इनटू इट। अगर ऑन प्रेमिसेस करेंगे मान लो इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, तो हमें सारा का सारा खुद करना पड़ेगा काम, चाहे वो नेटवर्किंग हो, स्टोरेज हो, डेटा सेंटर बनाना हो, ये सारा कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर सकते हो? वी कैन गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें यह होना है कि कुछ चीजों का सिरदर्द हम किसी सर्विस प्रोवाइडर को दे देंगे, जैसे एडब्ल्यूएस एक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर है, राइट? तो हम बोलेंगे भाई ये वाला सिरदर्द तुम लो। जैसे आप एडब्ल्यूएस का जब EC2 यूज करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू डोंट वांट टू वरी अबाउट भाई लीज लाइन आएगी सर्विस प्रोवाइडर से, कहाँ टर्मिनेट होगी, उसको किस डिवाइस पे लगाएंगे, स्टोरेज कैसे बनाएंगे, ये वाले चीजों के सिरदर्द में आप पड़ना ही नहीं चाहते, है ना? आप बस अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने EC2 में दिखाया भी था आपको, विंडोज हमने सिलेक्ट किया था। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर का आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपको जो एनवायरमेंट्स उसमें इंस्टॉल करने हैं, डेटा डालना है, एप्लीकेशन रन करनी है, जैसे वेब सर्वर बनाना है तो आप उसमें सर्विसेज रन करोगे, इंस्टॉल करोगे, फुल कंट्रोल है आपके पास इस वाले पार्ट का। बट इससे नीचे का आपने सिरदर्द उनको दे दिया। दूसरा ऑप्शन है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसमें आप और कम सिरदर्द लेना चाहते हो। तो जैसे बीइंग अ डेवलपर, कई बार क्या होता है कि आप
जैसे सोच के देखो, अगर एज अ डेवलपर आप ये वेबसाइट यहाँ बनाते, तो नेटवर्किंग वाला पूछ रहा था भाई क्या करूं, इसका ये एलो करना है, वो एलो करना है वगैरह, थोड़ा सिर दर्द तो रहेगी ना, राइट? प्लेटफॉर्म एज सर्विस इज गियर्ड मोर टुवर्ड्स डेवलपर्स, जहां होता ये है कि आपके पास और कम चीजें हैं हेडेक लेने को, आपको प्री बिल्ट सॉल्यूशंस कुछ कुछ चीजों के मिल जाते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे सपोज करते हैं मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, वेबसाइट है, मे बी मैं अपनी, लेट्स से आई एम शेफ, आई विल पुट माय रेसिपीज देयर की ऐसे मैंने ये बनाया आज वगैरह वगैरह। एज एन इंडिविजुअल आई वांट अ प्री बिल्ट सॉल्यूशन। जैसे ब्लॉग लिखने के लिए लोग कॉमनली वर्डप्रेस को यूज करते हैं, कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट बनानी है उसके लिए वर्डप्रेस यूज करते हैं। अब इसमें जब आप वर्डप्रेस यूज करोगे, आप एडब्ल्यूएस में, जैसे एडब्ल्यूएस का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे प्लेटफॉर्म एज सर्विस और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे गोडैडी के पास चले गए आप, होस्टगेटर के पास चले गए, बट ऑब्वियसली सिंस द कोर्स इज एडब्ल्यूएस रिलेटेड, तो एडब्ल्यूएस में जैसे लाइट सेल है, इफ यू गो फॉर एडब्ल्यूएस लाइट सेल, आपको प्री बिल्ट मशीन मिल जाएगी जिसमें लिनक्स चल रहा होगा, और कई और चीजें प्री पैकेज्ड मिल जाएंगी। यू जस्ट हैव टू गो पुट योर डेटा, कई चीजें ऑलरेडी इन एनवायरमेंट इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। देन देर इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट इज द थर्ड ऑप्शन जो आप कई बार सुनते हो, और ये अगेन उस यूज केस के लिए है जहां आप और कम सिर दर्द लेना चाहते हो। जैसे मैं जीमेल यूज करता हूँ, ओके, डू आई केयर वो ईमेल कैसे होस्ट करते हैं, कौन से हाइपरवाइजर यूज करते हैं, कैसे स्टोरेज देते हैं? नो। या आप लेट से ऑफिस 365 यूज करते हो, वो वन ड्राइव में डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं, यू डोंट केयर, राइट? आप मंथली सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हो सॉफ्टवेयर को यूज करने का, और काम खत्म, उसमें कोई ये वाले सारे हेडेक आपने लेने ही नहीं है कि पीछे उन्होंने एचपी के सर्वर लगाए, डेल के लगाए, सिस्को के लगाए, जिसके मर्जी लगाए, उनको कोई मतलब नहीं है हमें उस चीज से। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस में आपके ये सारे आ जाते हैं जो मंथली सब्सक्रिप्शन फी वाले सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इसका एक थोड़ा इजियर एग्जांपल मैं लोगों को जो बोलता हूँ, होता है भाई पिज्जा खाना है आपको, ओके। अब पिज्जा खाने के क्या क्या तरीके हैं? एक हो सकता है कि भाई हम यूट्यूब पे वीडियो लगाएंगे हाउ टू मेक अ पिज्जा, और बोलेंगे सारी सिरदर्द हम ही लेंगे, खुद ही बनाएंगे सारा कुछ। वो हो गया ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस सॉल्यूशन, जिसमें आप क्या बोल रहे हो, बोलो भाई मैं ही चीज मैं ही देखूंगा, टॉपिंग सॉस भी बनाएंगे, पिज्जा डो ये वो जो भी चाहिए ना, सब घर पे। बट प्रॉब्लम क्या है, हेडेक है। अब आप बोलते हो कि भाई देखो ऐसा करते हैं, कुछ चीजें प्री बिल्ट ले आएंगे, ठीक है, सॉस बनाने वाले ऑलरेडी मेहनत करके कंपनी सॉस बनाती है, तो वही लेंगे, क्यों फालतू में हमने टमाटर, सड़े हुए टमाटर खरीद के लाने, मजाक कर रहा हूँ। तो टॉपिंग्स, चीज, पिज्जा डो, ये हम कुछ चीजें प्री बिल्ट ले आएंगे, मे बी शॉपिंग मार्ट जाके, किसी डी मार्ट वी मार्ट जाके, एंड देन बाकी का हम ऊपर जाके सारा कुछ खुद करेंगे। स्टिल यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ हेडेक राइट हियर, जो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा है कि भाई आप पिज्जा डिलीवर करवा लो, कोल्ड ड्रिंक अपनी ले आएंगे, डाइनिंग टेबल हमारा है, इसमें भी सिर दर्द है, पोछा तो मारना पड़ेगा डाइनिंग टेबल को। द लास्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, आप बोलो भाई उन्हीं के यहाँ चलते हैं रेस्टोरेंट में, वहीं खाएंगे, वही मारेंगे कपड़ा, वी डोंट केयर। तो दैट इज सॉफ्टवेयर एज सर्विस। आई होप अगर वो क्लियर नहीं होगा पिछले वाले एग्जाम्पल से, तो अब जरूर क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे हमने जो बात की, तो आप यहाँ से पढ़ के देख सकते हो, इफ इन केस यू फील एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो। जैसे मैंने दिखाया भी आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस बिजनेस ऑफर पे एज यू गो स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड वर्चुअलाइजेशन। तो जैसे एडब्ल्यूएस है, तो इट्स ए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बिजनेस एंड गिव्स यू क्लाउड बेस्ड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि आपको स्क्रैच से अपना पूरा ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑन प्रेमिसेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करोगे बिफोर यू बिल्ड दिस, राइट? ये इट्स लाइक फैक्ट्री डालने वाला काम जैसा ही है, कि जमीन ढूंढोगे, और उसमें फिर कूलिंग, जेनसेट खराब हो गया जी, दूसरा जेनसेट चाहिए अब, या दो जेनसेट लगाओ, रिडंडेंसी, हर चीज की रिडंडेंसी रखी जाएगी ना, नॉट जस्ट वन थिंग, ओके।
सो दीज आर हाईली फ्लेक्सिबल, स्केलेबल एंड जैसे आपने देखा मेरे को, मैंने मशीन चलाई। बिजनेसेस जो काम करते हैं, अगर आप देखोगे भी, इट्स काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेनी टाइम्स। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे सपोज करते हैं एज अ कंपनी हमने सोचा भाई ये नया एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। अब जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हो सकता है ये सक्सेसफुल हो सकता है ये सक्सेसफुल ना हो। अगर आप डेटा सेंटर बना रहे हो तो आप सिग्निफिकेंट अपफ्रंट कॉस्ट लगा रहे हो कंपनी को उस इंफ्रास्ट्रक्चर में चलाने के लिए। वेयर एज व्हेन वी आर गोइंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो हो क्या रहा है, आप किराए के सामान जैसा कर रहे हो काम, राइट? किराए पे जैसे सर्वर लेने वाला काम सा कर रहे हो कि जितनी देर चलाऊंगा उतनी देर के पैसे दूंगा। जब नहीं चला रहा, मान लो फेल हो गया हमारा सॉल्यूशन, या हमारे कस्टमर्स को पसंद नहीं आया वो प्रोडक्ट, वी कैन जस्ट स्टॉप द services and go back to the drawing board, make a new product or something, right? तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सॉल्यूशंस भी ज्यादा वाइडली बिजनेसेस लाइक टू डिप्लॉय दिस। करेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिख रखे हैं ऑब्वियसली। here you get high flexibility as it becomes less common to invest in physical hardware, क्योंकि डेटा सेंटर संभालना भी ना एक सिरदर्द का काम है। you might feel like इतना कितना ही मुश्किल होगा वगैरह, बट ये जो आपको चीजें दिख रही है ना यहाँ आईटी स्टैक में, इन सब की टीमें बनेगी। मतलब आप बोलोगे वर्चुअलाइजेशन वाले बंदे हायर करेंगे, उसकी टीम बनाएंगे, एक मैनेजर बनाएंगे, उसका टीम लीड बनाएंगे, नेटवर्किंग वाले लोग हायर करेंगे, सैन वाले करेंगे। ये सारी चीजों का डेवलप करते करते आप देखोगे ये जितनी चीजें आप दूसरे से ले रहे हो प्री बिल्ट, जैसे यहाँ पे, तो डू यू नीड अ वर्चुअलाइजेशन वीएमवेयर टीम या कोई भी और वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन की टीम? नहीं। आप इसके ऊपर के चीजों पे हैंडल कर रहे हो ना, ठीक है? तो सिमिलर वे में ऐसा नहीं है, मैं डूम्सडे सिनारियो भी नहीं बोलना चाह रहा कोई कि आप सोचो यार वर्चुअलाइजेशन सीखी तो कोई फायदा नहीं होगा। लाइक आई सेड इवन यस्टरडे, मोस्ट लाइकली चीजें हाइब्रिड रहेंगी, कुछ चीजें ऑन प्रेमिसेस ही बेटर रहती हैं। एंड जस्ट टू बी क्लियर, ओके, जिनको, क्योंकि कई लोग ना बड़ा वो बोलते हैं बस क्लाउड 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 ही है, ठीक है? आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो थोड़ा क्लाउड ओनली में बिलीव नहीं करता है। ओके, जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप अगर ड्रॉप बॉक्स को देखोगे कुछ ऐसा था। मैं अपने डेटा सेंटर्स खोल, ये देखो, हाउ ड्रॉप बॉक्स ऑप्टिमाइज स्टोरेज सिस्टम आफ्टर रीचिंग एडब्ल्यूएस। ये वाली स्टोरीज कम सुनाई देंगी आपको, जनरली लोग आपको वन वे बोलते हुए मिलेंगे कि अरे बस सब कुछ क्लाउड पे ही जा रहा है। तो देयर आर मेनी सच स्टोरीज, बट ये स्टोरीज एक्चुअली उतनी हाईलाइट नहीं होती कि इन 2013 दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ लिटिल प्रोजेक्ट। ये पूरी कहानी लिखी उन्होंने कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया वगैरह, एंड फिर इन्होंने कैसे कैसे चीजें सॉल्यूशन बिल्ड की। बट लिटरली इफ यू आस्क ड्रॉपबॉक्स पीपल, तो उन्होंने all files stored online on Dropbox are encrypted and secured, are located in data center across the globe वगैरह वगैरह करके। but initially they started with AWS but they built their own solution। तो ऐसा नहीं है कि on premises is dead। many people will tell you this scenario कि अरे नहीं on premises तो सब खत्म है, तो ऐसा है नहीं।